गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मे 25 की रिवीजन क्लासेस यूट्यूब पर हम अवेलेबल करा रहे हैं आपको सीए फाइनल इंडायरेक्ट टैक्स की। इसकी फीचर्स, पहला, कस्टम की 3 क्लासेस हैं। पहली 2 क्लासेस में कस्टम और एक क्लास एफटीपी की है। 4 घंटे का कस्टम और एफटीपी 1.5 घंटे का टोटल रिवीजन है क्वेश्चन के साथ में। ऐसे जीएसटी का चैप्टर वाइज आपको रिवीजन दे रखा है, अराउंड 29 आवर्स का है क्वेश्चन के साथ में। और इसके अलावा हम अमेंडमेंट की एक सेपरेट डिटेल्ड क्लास लगा रहे हैं। ये अमेंडमेंट इन रिवीजन क्लासेस में ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो इस अमेंडमेंट क्लास को देख सकते हैं। और एक आपकी इस अटेम्प्ट की आरटीपी, वो भी इस आरटीपी की एक सेपरेट क्लास लगा रहे हैं। जिस सीक्वेंस में रिवीजन कराया गया उन चैप्टर्स को उन्हीं सीक्वेंस में रिवाइज करें तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर नंबर 12, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस। फटाफट से अपनी एग्जामिनेशन बुक निकाल लीजिए और हम करें स्टार्ट रिवीजन। हाँ जी, पेज नंबर 12.1 निकालेंगे। हम कुछ डेफिनेशन करेंगे और सेक्शन 49 टू 53 इसमें करना है। 49 पेमेंट ऑफ टैक्स का, 49 बी में आईटीसी यूटिलाइजेशन, 50 इंटरेस्ट का, 51 टीडीएस का, 52 टीसीएस का। तो आइए, मैंने आपको ऐसा कुछ पहले बताया है कि जीएसटीआर 1 ये किस चीज की होती है जी? जो आपने सेल करी या सर्विस दी उसकी बिल वाइज डिटेल हम किस में डालते हैं? जीएसटीआर 1 में। ओके, क्यों डालते हैं जी? ताकि बायर को 2A में परचेज दिख जाए और 2B में उसका आईटीसी दिख जाए, इनपुट टैक्स क्रेडिट दिख जाए। ओके, और आईटीसी को मैंने बता दिया था, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे बोल के चलेंगे। ओके, अच्छा जी, जैसे आपने अपने जिस बंदे से आपने माल परचेज किया होगा उस सेलर या सर्विस प्रोवाइडर ने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल की होगी, उसने बिल वाइज डिटेल डाली होगी, आपको 2A में परचेज और 2B में आईटीसी दिख रहा होगा जी। अब 3B इसके बाद जाती है, जीएसटीआर 1 जाती है 11 तारीख तक, 3B जाती है 20 तारीख तक अगर मंथली जा रही है तो। ठीक है, 3B में सेल, ये यहां से सेल जीएसटीआर 1 से जीएसटी आ जाएगा सेल वाला या सर्विस का, और 2B से आईटीसी आ जाएगा, फिर नेट हम जमा कराएंगे। अच्छा, बीच में एक जीएसटीआर 1A थी, ये क्या थी? जीएसटीआर 1 भरने के बाद 3B फाइल करने से पहले 1 11 तक जाती है, 3B 20 तक जाती है, मंथली है तो आपको लगा कुछ 1 में गलतियां रह गई, कुछ अमाउंट गलत डाले गए इनवॉइसेस के, या फिर कुछ इनवॉइसेस मिस हो गई, तो आप उनको 1A में करेक्ट कर सकते हैं, फिर आपकी 3B में एग्जैक्ट लायबिलिटी आएगी। ओके, अब 3B में आपके पास ये लायबिलिटी आ गई जीएसटीआर 1 और 1A से, और 2B से आपके पास में आईटीसी आ गया। अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि मान लीजिए 1 लाख की आपकी इंटरेस्ट रेट सेल थी, उस पर जीएसटी 12% 12,000 बनता है। इंट्रा 1 लाख की, उस पर 9% 9% 9,000 सीजीएसटी एसजीएसटी बनता है। ये आपकी 3B में लायबिलिटी आई हुई है, कहां से? जीएसटीआर 1 से। और 2B से ये आईटीसी आया हुआ है, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी का। ठीक है, ये हमने माना। अब जैसे ही आप ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं तो 3 लेजर्स हैं, यहां पर कुछ डाटा जाता है। कौन कौन से लेजर्स है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये कहां मेंटेन होते हैं? जीएसटी के पोर्टल पर, gst.gov.in पर। जैसे ही 3B की प्रोसेसिंग शुरू होती है तो लायबिलिटी रजिस्टर के डेबिट में चला जाता है। ये जो लायबिलिटी है, ये जो आपकी लायबिलिटी थी, ये कहां गई? लायबिलिटी रजिस्टर के डेबिट में आ गई। तो आप इसे 2 तरीके से पे कर सकते हैं, क्रेडिट लेजर से और कैश लेजर से। अच्छा, जैसे ही 3B की प्रोसेसिंग शुरू होती है तो क्रेडिट लेजर का क्रेडिट कहां चला जाता है? क्रेडिट लेजर के क्रेडिट में, क्रेडिट के क्रेडिट में। अच्छा, अब मेरे को लायबिलिटी 12,000 देनी है, तो सारी कैश में जाकर जमा कराऊं या परचेज वाला जो आईजीएसटी का क्रेडिट वो एडजस्ट करूं? वो एडजस्ट कर लो जी। एसएससी जीएसटी और एसजीएसटी दोनों 1000 के हैं, क्या मैं इनका परचेज का क्रेडिट एडजस्ट कर लूं? जी कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं, हम फिर क्रेडिट लेजर से पेमेंट कर रहे हैं। तो जब आप क्रेडिट लेजर से पेमेंट करेंगे तो 2 जगह जाएगा, एक तो लायबिलिटी रजिस्टर के क्रेडिट में और दूसरा क्रेडिट लेजर के डेबिट में, तब ये पेमेंट मानी जाती है। ओके, ऐसे ही बाकी बचा हुआ, भाई 12 में से आईजीएसटी में से 2,000 तुमने ये क्रेडिट लेजर से पे कर दिया, बाकी 2,000 कैश लेजर से पे करोगे। ऐसे 9,000 सीजीएसटी का क्रेडिट, 3,000 क्रेडिट लेजर से पे कर दिया, बाकी 6,000 कैश लेजर से पे करोगे। ऐसे 9,000 एसजीएसटी, 4,000 क्रेडिट लेजर से पे कर दिया, बाकी 5,000 कैश लेजर से पे करोगे। कैश लेजर से जब आप पे करोगे अगेन 2 जगह जाएगा, लायबिलिटी रजिस्टर के क्रेडिट में और कैश लेजर के डेबिट में। लेकिन कैश लेजर में पहले बैलेंस होना चाहिए ना, तभी तो आप पे कर पाओगे। यहाँ क्रेडिट लेजर में बैलेंस लाने के लिए पहले आप चालान से इतना इतना अमाउंट डिपॉजिट करोगे, फिर ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ये चालान से हमने डिपॉजिट किया, क्रेडिट साइड पे आ गया। अब आप पेमेंट कर देंगे जी।
तो ये दोनों जगह चला जाएगा। ठीक है यहां तक जी। सर लायबिलिटी रजिस्टर का तो बैलेंस ये लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। अरे ये जीएसटी पोर्टल पर मेंटेन हो रहा है, आपकी बुक्स में नहीं, गवर्नमेंट के बुक्स में मेंटेन हो रहे हैं, तो अब उनके लिए तो असेट है ना। तो ये डेबिट क्रेडिट वैसे उसको छोड़ो, उसमें इतना दिमाग मत लगाओ, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ जी, अब हम 3 लेजर्स को एक बार सेक्शन 49 से डिटेल वे से करेंगे। ये मैंने एक आइडिया दिया था अभी आपको, और फिर हम रूल से डिटेल वे से करेंगे। तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, यहाँ पर सभी प्रकार की लायबिलिटी जो आपकी रिटर्न में आपने निकाली होगी वो या ऑफिसर ने निकाली, वो सब यहाँ पर लायबिलिटी आ जाएगी। अब जब आप पे करेंगे तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा, सबसे पहले टैक्स एंड अदर ड्यूज का मतलब क्या जी, अदर ड्यूज का मतलब है इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो अपनी रिटर्न में टैक्स निकाला, सेल्फ असेस्ड टैक्स बोलते हैं, वो पहले पिछली कोई रिटर्न का है वो पे होगा, फिर करंट रिटर्न का पे होगा। ये पे हो जाने के बाद फिर कोई डिमांड निकली है आपकी, ऑफिसर ने निकाली है 73 या 74 में, वो पे होगी। 73 में नोटिस आते हैं अदर फ्रॉड के और ऑर्डर, और 74 में फ्रॉड के नोटिस ऑर्डर आते हैं। तो अब ऑफिसर निकाली वो पे होगी, इस सीक्वेंस में पे होगा। यही चीज आपको यहां लिख कर दे रखी है। अब आते हैं इसके बाद क्रेडिट लेजर पर। हाँ जी, क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कौन सा आता है, टैक्स का। तो ये पे भी किसके लिए हो सकता है, सिर्फ टैक्स को, टैक्स को पे करने के लिए। टैक्स कौन सा, जो ऑफिसर ने डिमांड निकाली है, जो आपकी रिटर्न वाली है, कोई भी। ये टैक्स के लिए यूज हो सकता है और आउटपुट टैक्स के लिए, इंटरेस्ट पेनल्टी फी के लिए नहीं। तो क्रेडिट लेजर सिर्फ टैक्स यूज हो सकता है, इसके लिए हमने नीचे बात करी थी। ये क्रेडिट लेजर कहां यूज हो सकता है, यूज हो सकता है आउटपुट टैक्स के लिए। टैक्स के लिए, टैक्स कौन सा, चाहे आपका सेल्फ असेस्ड रिटर्न वाला हो, चाहे ऑफिसर ने डिमांड निकाली हो। ठीक है, कहां यूज नहीं हो सकता, ये टैक्स पे हो सकता है, इंटरेस्ट पेनल्टी फी के लिए नहीं, इसके लिए कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। दूसरा, फिर तीसरा ये वाला पॉइंट देखिए, रिवर्स चार्ज वाला टैक्स, ये आपका इनवर्ड सप्लाई का टैक्स होता है, आउटपुट टैक्स नहीं होता, तो ये तो आपको कैश लेजर से ही पे करना होगा, रिवर्स चार्ज वाला। बाद में उसका आप क्रेडिट भी ले लेते हैं। अच्छा, फिर एर्नेस्ट रिफंड अगर आपको बैंक अकाउंट में कैश में मिल गया था, तो फिर अगर आप इसको, गलत था रिफंड, आपको वापस पे करना, तो इसको पे करने का क्रेडिट लेजर यूज नहीं हो सकता है। ओके जी, अब ये जो टेबल है क्रेडिट लेजर कैसे ये हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, जरा यहां से देखिए सिंपल वे से। हाँ जी, आपके पास आईजीएसटी परचेज का सर्विस रिसीव करिए उसका, तो आप सबसे पहले आप कहां एडजस्ट करते हैं, आईजीएसटी सेल के अगेंस्ट में। बचा हुआ आईजीएसटी एक्सेस क्रेडिट सीजीएसटी एचजीएसटी किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, और किसी भी रेशियो में आप सारा पहले आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो, सारा पहले सीजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो, या आधा आधा सीजीएसटी एचजीएसटी, या 30 किसी भी रेशियो में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आईजीएसटी पूरा खत्म होने के बाद ही आप कोई दूसरा क्रेडिट टच करेंगे। अब आपके पास सीजीएसटी परचेज का है, पहले सीजीएसटी सेल के लिए यूज करेंगे, बाकी बचा हुआ आईजीएसटी के लिए। फिर आप एचजीएसटी परचेज का आईजीएसटी सेल के लिए यूज करेंगे, फिर बचा हुआ आईजीएसटी के लिए। ध्यान रहे, ये सीजीएसटी एचजीएसटी आपस में क्रॉस यूटिलाइज नहीं हुआ करते। अच्छा, इसी कंसेप्ट के लिए हमने पहले बहुत कंसेप्ट किए, चैप्टर 1 में भी किया था। यहां पे क्वेश्चन करा देता हूं आपको, हमने किए तो कई क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। हाँ जी, हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, ये इंट्रा भी है, इंटर भी है। हमारी परचेज है, इंट्रा भी है, इंटर भी है। इसके अलावा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम सेल का इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी एचजीएसटी निकाल लेते हैं। इंट्रा पर प्रोडक्ट ए में रेट 6% है, तो 8 लाख पर 6% 48,000 आ गया। और प्रोडक्ट बी में 2 लाख पर 9% है, तो 18,000 आ गया। अब इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी निकालना है, तो 3 लाख पर 12% 36,000 आ गया, और 1.5 लाख पर 18% 27,000 आ गया। ठीक है, ये सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी हमने टोटल कर लिया, ये हमारी लायबिलिटी आ गई 66 66 और 63। अब एक काम करते हैं, आईटीसी का भी बैलेंस टोटल निकाल लेते हैं। वो कितना है जी, ओपनिंग बैलेंस हमने यहां से उठा लिया, सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी, ये 40 28 और 44 हमने लिख दिया। फिर हमारे पास इंट्रा परचेज है, ये रिसीव थी ना, तो परचेज है, तो हमने 2 लाख पर निकाल दिया जी, ये 6% 12,000। और प्रोडक्ट बी पर 1 लाख पर 9% 9% 9,000 परचेज का क्रेडिट निकाल दिया। अब इंटर परचेज है, तो 1.5 लाख पर 12% 18,000, 80,000 पर 18% 14,400। तो अब हम ये पूरा क्रेडिट टोटल कर लेते हैं, तो 61,000 49,000 और 77,000 आ गया। तो अभी तक क्वेश्चन में जो हमारे पास सेल थी, उससे मैंने अपनी सेल की लायबिलिटी निकाल ली है टोटल, और जो मेरे पास परचेज थी और उसका ओपनिंग बैलेंस था क्रेडिट का, वो मैंने टोटल निकाल लिया है। अब जरा देखिए, मुझे आईजीएसटी जो पे करना है वो पे करना है 63, और मेरे पास आईजीएसटी का क्रेडिट है 77। तो मेरा कंसेप्ट क्या बोलता था, पहले हम आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे, बचा हुआ सीजीएसटी जीएसटी कहीं भी किसी भी रेशियो में जी। तो हम आईजीएसटी का 63 यहां यूज किया, तो आईजीएसटी तो अब निल पे करना है।
मेरे पास अभी भी 14,000 IGST बचा हुआ एक्सेस, कहां यूज करूं? मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो CGST के लिए यूज करूं, मैं चाहूं तो HGST के लिए यूज करूं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमारा कैश में टैक्स कम से कम पे हो। तो इस तरीके से यूज करना। तो मैं 14,000 कहां यूज करूं? देखो पहले एक बार देख लेते हैं। मेरे पास 61,000 का क्रेडिट है और बस CGST की 66,000 की लायबिलिटी है। अगर मैं सारा यहां यूज करूंगा तो मेरे को 5,000 CGST कैश में पे करना बनता होगा। लेकिन अगर HGST का देखो, मेरे पास क्रेडिट कम है, मेरे पास क्रेडिट 49,000 का 66 पे करना, तो क्या IGST के बचे हुए क्रेडिट को हमें HGST में यूज कर लेना चाहिए? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि फिर मेरे को कैश में कम पे करना पड़ेगा। तो मैंने IGST का बचा हुआ 14,000 यहां इधर यूज कर लिया, तो IGST से माइनस हो गया, IGST से माइनस हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है जी? अब IGST पूरा खत्म हो जाना चाहिए, तो IGST हमारा पूरा खत्म हो गया। अब हम CGST को यूज करेंगे, CGST के लिए बचा हुआ IGST के लिए। तो यहां पर CGST का क्रेडिट 61,000 था, ये हमने CGST में यूज कर लिया, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, फिर अगला स्टेप HGST को यूज करेंगे, HGST के लिए कुछ बचा ही नहीं, बात खत्म हो गई। तो अब हम यहाँ पर ये कैश लेजर से ये पेमेंट आ जाएगी। तो हमने इस तरीके से कोशिश करी है कि हमने IGST का बचा हुआ क्रेडिट HGST का क्यों यूज किया? ताकि हमें कम से कम कैश पे करना पड़े। क्वेश्चन हमने बहुत किए थे, मैं दोबारा वो नहीं करा रहा। और आइए, इस कंसेप्ट को हमने करा दिया, अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, कैश लेजर में मैंने अभी बात करी थी, हमारे पास यहाँ क्रेडिट में बैलेंस कैसे आता है? चालान से जब हम डिपॉजिट करते हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी। हाँ, ये चालान आप कैसे जमा करा सकते हैं? इंटरनेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NEFT, RTGS या अदर मोड। अदर मोड का हमने एग्जांपल दिया, आप बैंक में चालान लेकर जा सकते हैं और कैश या चेक से जमा करा सकते हैं या DD से जमा करा सकते हैं 10,000 में, लेकिन ये 10,000 तक ही जमा हो सकता है, इसे हम ओवर द काउंटर बोला करते हैं। तो अदर मोड से मतलब बैंक में आप कैश चेक से चालान जमा कराना चाहते हैं, 10,000 तक ही एक टैक्स पीरियड के लिए जमा हो सकता है। ओके, अगर आप इससे ज्यादा जमा कराते तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग से जमा कराओ, आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड इनसे जमा कराओ ना, NEFT से जमा कराओ। तो हमने ये वाले और तरीके दे रखे, यहां से जमा कराओ। अच्छा जी, फिर इसके बाद नेक्स्ट, ये जो कैश लेजर है, ये डेबिट कब होगा जी? जब हम पे करेंगे। ये और ये कहीं भी हो सकता है। क्रेडिट लेजर का यूज सिर्फ टैक्स के लिए हो सकता था, ये टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी भी कहीं भी हो सकता है। अगर आपके पास कैश लेजर में बैलेंस है तो आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग। चलिए, जिस दिन भाई अगर आप कैश या चेक से जमा कराओ, चेक जमा करा के आओ तो 3 दिन लगेंगे या 4 दिन लगेंगे उसको क्लियर होने में। तो कह रहा है जिस दिन वो गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगा, चेक क्लियर होगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगा, उस दिन डिपॉजिट मानी जाएगी और फिर आपके कैश लेजर में बैलेंस आएगा। ओके, फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। हाँ जी, कैश लेजर के लिए एक बार मैं आपको चालान दिखाऊं। हाँ जी, आप GST पोर्टल पर कभी चालान बनाया आपने? जब आप GST पोर्टल पर जाते हैं तो आपके पास ऐसी विंडो खुलती है। आप सर्विसेज में जाते हैं, पेमेंट में जाते हैं, क्रिएट चालान पर जाते हैं, लॉगिन करते हैं और क्रिएट चालान के बाद फिर आपके पास ऐसी विंडो एक ओपन हो जाती है जिसमें ये आपके जितने भी GST हैं, IGST, CGST, सेस, SGST, UTGST, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं आपके मेजर हेड। हर मेजर हेड के 5 माइनर हेड होते हैं। मतलब CGST में आप टैक्स में जमा कराना चाहते हैं, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फी में, अदर में। ऐसे IGST में आप कहां जमा कराना? टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फी में। वो वहां आपको उस चालान में अमाउंट फिल करना होगा, वो फिल करना होगा। अच्छा, फिर इसके बाद ये अमाउंट फिल करने के बाद आप क्या करते हैं? चालान को क्रिएट करते हैं। हाँ जी, यहां पर जनरेट चालान आता है, आप जनरेट चालान पर क्लिक करते हैं और फिर आपके पास ये यू चालान फिल होकर आ जाता है। वो आपसे बैंक की एक लिस्ट दिखा देता है, आप इनमें से किसी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो इन अथोराइज बैंक, ये वाले बैंक पे ही GST जमा हो सकता है। ये लिस्ट दे रखी है, ये ओपन हो जाती है उसी समय। आपको चेक करना होता है, अगर आप ई पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको बैंक में ये चालान लेकर ही जाना पड़ेगा, यही साथ साथ ही पे हो जाएगा। लेकिन अगर आप NEFT, RTGS से पेमेंट करेंगे तो ये चालान, ये इसका प्रिंट आउट लेके आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद जब आप चालान जनरेट करते हैं, आपने चालान जनरेट किया, जब जनरेट पे क्लिक किया तो आपके पास ये यू ओपन हो जाता है फिल होकर। इसका एक सीपिन क्रिएट होता है 14 करेक्टर का, मतलब चालान क्रिएट हो गया। ये 15 दिन के लिए वैलिड है। जैसे 2 फरवरी को क्रिएट हुआ तो 17 फरवरी तक वैलिड है, 15 दिन के लिए वैलिड है। मतलब इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। भाई अभी चालान जमा नहीं हुआ, आपने क्रिएट किया मतलब फिल किया। पहले क्या होता था हमारे टाइम आर्टिकलशिप में, हम स्टेशनरी की दुकान से चालान परचेज करके पेन से भरते थे, ये पेन से भरना ही है, सिर्फ चालान क्रिएट हुआ। अब पे करने के लिए अगर NEFT, RTGS है तो इस चालान को लेके जाओ बैंक में।
ऑनलाइन पे करना है तो साथ के साथ ही पे कर दो, ऑनलाइन पे करना साथ साथ। तो 15 दिन तक आप इस चालान से पे कर सकते हैं। 15 दिन बाद ये जो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ये चालान, फिर आपको नया जनरेट करना पड़ेगा। ओके, जब पेमेंट कर देंगे तो इस 14 करेक्टर में 3 करेक्टर बैंक का कोड ऐड होगा, उसे हम सिन बोलते हैं, CIN। जब ये सिन क्रिएट होगा तो फिर आपके कैश लेजर में पैसा आ जाएगा। यही चीज हमने आपको लिख कर दी है। ये देखो, ये पेज नंबर 3 पर ये आपके जीएसटी जो है, जीएसटी, सीजीएसटी, यूटीएसटी, ये तो सब क्या है, मेजर हेड है। हर एक मेजर हेड के 5 माइनर हेड है, 5 माइनर हेड, ठीक है। अच्छा, ये जो सीपिन सिन की बातें हैं, एक बार आप पेज नंबर 5 पे देखना चाहें तो यहां पर आपको हमने लिख कर दे रखा, सीपिन 14 करेक्टर का है, सिन 17 डिजिट का है। 14 में 3 डिजिट बैंक के ऐड हो जाती है और ये तब जनरेट होता है जब पेमेंट उनके पास गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। अच्छा, एक बीआरएन क्या है, इसी ट्रांजैक्शन का बैंक जो रेफरेंस नंबर देता है उसे बीआरएन बोलते हैं। एक ईएफपी क्या है ये भी सुन लीजिए। ये मैंने आपको जो ऑथोराइज बैंक की लिस्ट दी थी, इनकी तो ब्रांचेस है पूरे भारत में, तो इनमें से एक ब्रांच को, हर बैंक को अपनी एक ब्रांच को ईएफपीबी, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच एलोकेट करना पड़ेगा। उसका काम क्या होगा, वो जितने भी मेजर हेड्स है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, इन सब के वो अकाउंट ओपन करेगी। तो एसजीएसटी को तो हर स्टेट का एक एक एसजीएसटी वाला अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो अकाउंट ओपन करेगी और जितना भी भारत में उनके पास पैसा आया है उस बैंक के पास में जीएसटी के नाम से, फिर उन हेड्स में ये क्रेडिट करेगी, ये क्रेडिट करेगी। ये ईएफपीबी वाली ब्रांच का ये काम होगा। तो एचडीएफसी जैसे बैंक है तो उसे अपनी एक ब्रांच को ईएफपीबी एलोकेट करना पड़ेगा। तो जो अथोराइज्ड बैंक है उसमें एचडीएफसी भी है, उसमें आईसीआईसीआई भी है, तो उनको फिर ये एलोकेट करना होगा एक को ईएफपीबी। अच्छा जी, फिर इसके बाद अब अगर हम वापस आ जाए पेज नंबर 12.3 पर, हाँ जी, एक प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई, चालान जब आप फिल कर रहे थे आपसे गलती हो गई, ये मेजर हेड थे और माइनर हेड थे। हाँ जी, आपने गलती से सीजीएसटी में लिखने की जगह आईजीएसटी में अमाउंट लिख दिया। कईयों से गलतियां हुई, या सीजीएसटी में टैक्स की जगह लिखने की जगह पेनल्टी में लिख दिया, या इंटरेस्ट में लिख दिया अमाउंट, तो ये चालान तो गलत फिल हो गया। फिर इससे कैश लेजर में तो पैसा वहीं पे आएगा ना जहां आपने लिखा होगा। अब ये तो गलती हो गई, अब क्या करो, पहले रिफंड लो इसका फिर दोबारा जमा कराओ? नहीं, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए फैसिलिटी दी है। अब उन्होंने क्या बोला, अगर आपके चालान में गलत जगह पे लिखा गया अमाउंट, आप फॉर्म PMT 09 फॉर्म भरकर, ध्यान दीजिए कैश लेजर के लिए बोल रहा हूं, क्रेडिट लेजर के लिए नहीं, एक फॉर्म PMT 09 है। अगर आपके गलती से आईजीएसटी में लिखा गया तो आईजीएसटी से आप सीजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हो, PMT 09 फॉर्म भरकर। आपके सीजीएसटी में लिखना था, सेस में लिख दिया, सेस से सीजीएसटी में ट्रांसफर कर दो, या सीजीएसटी में गलती से लिखा गया, लिखना था आईजीएसटी में तो आईजीएसटी में ट्रांसफर कर लो, या फिर इंटरेस्ट से यहां पर, या पेनल्टी से टैक्स में, मतलब ये माइनर हेड से मेजर हेड में, एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड में, कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए PMT 09 फॉर्म भरना पड़ेगा। यही हमने आपको लिख कर दिया है, ये 4910। अच्छा, एक चीज और, क्या मेरा दिल्ली में रजिस्ट्रेशन और दूसरा रजिस्ट्रेशन यूपी में, क्या मैं दिल्ली से यूपी में ट्रांसफर कर सकता हूँ कैश लेजर में? क्रेडिट लेजर में नहीं, ध्यान रहे, कैश लेजर की बात हो रही है क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए, ये अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए, ये कैश लेजर में बात हो रही है, कैश लेजर में, क्रेडिट लेजर में नहीं। दिल्ली से यूपी वाली यूनिट को मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ, दोनों का अलग अलग मेरा रजिस्ट्रेशन है, मेरी ही है दोनों, जी हाँ, ट्रांसफर कर सकते हैं। शर्त ये है कि जो दिल्ली वाला रजिस्ट्रेशन है उसके पास कोई अनपेड लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लायबिलिटी रजिस्टर में कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, फिर आप दूसरे रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कर पाएंगे, दूसरे रजिस्ट्रेशन को आप ट्रांसफर कर पाएंगे। हाँ जी, ध्यान रहे, क्रेडिट लेजर की नहीं बात कर रहे हैं हम, क्रेडिट लेजर की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर में आपको क्वेश्चन कराया था, एक बार मैं दिखा दूं आपको। हाँ जी, ये पीपीसी थी, इसके पास क्रेडिट, इसने गलती से आईजीएसटी हेड में क्रेडिट ले लिया, लेना था सीजीएसटी आईजीएसटी में। अब इसका अकाउंटेंट चाहता है PMT 09 फॉर्म भरकर ये सीजीएसटी आईजीएसटी से आईजीएसटी में ट्रांसफर कर दे। अरे नालायक, कैश लेजर का ट्रांसफर होता है, क्रेडिट लेजर का नहीं। तो यहां पर ये ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। और कैश लेजर के लिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराया था, क्वेश्चन नंबर 12 कराया था। अब मैं दोबारा नहीं कराऊंगा वो, बस यहां पर हमारे पास, मैं दिखा देता हूं, हमारे पास ये 35,000 सीजीएसटी के टैक्स में कम था, ऐसे यहां पर 147 हमारे इंटरेस्ट में कम था, तो हमने कहां से ट्रांसफर कर दिया था, आईजीएसटी के, ये कैश लेजर की बात थी, ध्यान रहे, क्रेडिट लेजर की बात नहीं थी, आईजीएसटी के टैक्स से हमने ये सीजीएसटी के टैक्स में ट्रांसफर कर दिया था। एज ए सीजीएसटी के पेनल्टी से हमने इंटरेस्ट में ट्रांसफर कर दिया था। कहां, कैश लेजर में। ये PMT 09 फॉर्म भरकर आप ट्रांसफर कर सकते हैं।
ऐसे एसजीएसटी के टैक्स से हमने यहां पर इंटरेस्ट में ट्रांसफर कर दिया था, तो हमें जुगाड़ की जरूरत थी, तो ये पीएमटी 09 फॉर्म भरकर आप कैश लेजर से एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। वापस आते हैं जी। अगर आपके पास एक्सेस हो तो आप कैश लेजर में बैलेंस वो रिफंड ले सकते हैं। ये दो जो रूल है 86484 भी बाद में बताता हूं, इससे पहले अब हम इन लेजर्स को रूल के हिसाब से करने आए हैं थोड़ा डिटेल में, जरा सुनिएगा। क्या लायबिलिटी रजिस्टर के डेबिट में लायबिलिटी आती है, कौन सी लायबिलिटी? जो आपकी रिटर्न वाली टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है या ऑफिसर ने निकाली है, दोनों दोनों दोनों, जो आपने निकाली या ऑफिसर ने निकाली, और इसकी इंटरेस्ट रेट भी यहीं पर आएगी। अच्छा, अब आपकी जो लायबिलिटी है ये जो ऑफिसर ने निकाली है, आप इसके अगेंस्ट अपील में चले गए, अपील में थोड़ी सी आपकी डिमांड कम कर दी, तो आप लायबिलिटी के क्रेडिट में लिख दे वो वाला अमाउंट। ओके, नंबर 2, जो अब आप इसको पे करेंगे, दो तरीके से पे करेंगे लायबिलिटी को, डेबिट क्रेडिट लेजर से और कैश लेजर से। क्रेडिट लेजर से सिर्फ टैक्स ही पे हो सकता है, ये ध्यान रखना। क्रेडिट लेजर से क्या पे हो सकता है? टैक्स ही। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्रेडिट लेजर से क्योंकि सिर्फ टैक्स ही पे हो सकता है, तो ये जो टीडीएस है, टीसीएस है, रिवर्स चार्ज वाला टैक्स है, कंपोजिशन वाला टैक्स है, इंटरेस्ट पेनल्टी फी है, ये कहां से पे होगी? ये कैश लेजर से पे होगी। तो देखो, हमने लायबिलिटी से क्रेडिट में लिखा और कैश लेजर के डेबिट में लिखा, तो ये सिर्फ कहां से पे होगा? कैश लेजर से ही पे होगा। ओके, फिर इसके बाद आइए जरा क्रेडिट लेजर पे। हाँ जी, क्रेडिट लेजर से सिर्फ क्या पे हो सकता है? टैक्स। टैक्स कौन सा? जो आपकी रिटर्न वाला या ऑफिसर डिमांड निकाले, कोई भी टैक्स, कोई भी पे हो सकता है, कोई भी पे हो सकता है। अच्छा, जब आप रिफंड क्लेम करते हैं, क्या आईटीसी क्रेडिट लेजर से आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं? सिर्फ दो केसेस में, वो अभी बताएंगे कौन से। तो अगर आपने रिफंड क्लेम किया तो अब तब उस समय जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे यहां पर डेबिट हो जाएगा। अगर डिपार्टमेंट ने रिफंड रिजेक्ट कर दिया तो क्रेडिट तो सही था ना, तो आपका क्रेडिट ये जो यहाँ डेबिट हुआ था ये रीक्रेडिट हो जाएगा, रिफंड रिजेक्ट हुआ तो। कौन से वो दो केसेस है जहां पर आपको रिफंड क्रेडिट लेजर से मिल सकता है? पहला है जीरो रेटेड सप्लाई बिना टैक्स पे किए हुए। ध्यान दीजिए, अगर आपने आईजीएसटी पे कर जीरो रेटेड सप्लाई करी होगी तो फिर क्रेडिट लेजर थोड़ा डेबिट किया होगा, फिर आप क्रेडिट लेजर का थोड़ा रिफंड मांग रहे हो, फिर तो आईजीएसटी का रिफंड मांग रहे हो। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं जब आपने जीरो रेटेड सप्लाई करी है बिना आईजीएसटी पे, मतलब बॉन्ड या एलओटी फाइल कर। दो जीरो रेटेड सप्लाई होती थी, एक एक्सपोर्ट और दूसरा एसटीएम सप्लाई। तो अगर आपने ये बिना आईजीएसटी पे के एक्सपोर्ट किया फिर आपने क्रेडिट लेजर को डेबिट किया होगा, तब आप क्रेडिट का रिफंड मांगेंगे, क्रेडिट का रिफंड मांगेंगे एप्लीकेशन लगाते समय। दूसरा, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, यहां पर आपकी परचेज पर जीएसटी का रेट ज्यादा है, सेल पर कम है। जैसे वुड परचेज करी, उससे टेबल बनाई, वुड पर 18 था, टेबल पर 5% है। ये मैन्युफैक्चरिंग केस में होगा जनरली, ट्रेडिंग में नहीं, ट्रेडिंग में तो सेम सेम गुड्स होंगे ना। वुड की परचेज पर 18 था, टेबल पर 5% है, तो यहाँ पर तो आईटीसी हमेशा बचा रहेगा ना, तो कहते हैं इस केस में भी आप रिफंड ले सकते हैं। तो इन दो केसेस में आप रिफंड ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, मेरा रिफंड बनता नहीं था, मैंने एक्सपोर्ट नहीं करी थी, मैंने ऑफिसर से सेटिंग करी और उसको एक्सपोर्ट दिखा दिया और रिफंड ले लिया। दूसरा, इन्वर्टेड टैक्स वाला केस नहीं था मेरा, मैंने ऑफिसर से सेटिंग करी और रिफंड ले लिया। गलत रिफंड लिया जी, गलत रिफंड लिया। और फिर उसकी जगह दूसरा ऑफिसर चेंज हुआ, उसने आकर देखा ये तो गलत रिफंड ले रखा, उसने मेरे से वापस मांगा। तो अब क्या ये गलत रिफंड जो मैंने ले रखा है ये मेरे को वापस करना पड़ेगा? जी हाँ, वापस करना पड़ेगा, कैश लेजर से जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि मैंने रिफंड मेरे बैंक अकाउंट में आ गया होगा, ये मेरे को कैश लेजर से जमा कराना पड़ेगा। अच्छा, मैं कैश लेजर से अगर मैं जमा करा देता हूं तो क्या मेरा क्रेडिट लेजर रीक्रेडिट हो जाएगा क्या? भाई, मेरा क्रेडिट तो सही था, रिफंड नहीं मिलना चाहिए था। क्रेडिट के बैलेंस में तो क्रेडिट तो सही था लेकिन रिफंड नहीं मिलना चाहिए था। जी हाँ, रीक्रेडिट हो जाएगा। ये जो पीछे छोड़ा था हमने रूल 86(4) भी यही है, कह रहा है कि अगर रजिस्टर डिपॉजिट कर देता है, जो उसको अर्नस रिफंड मिल गया था 54(3) या 96(3) में, अगर वो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के साथ कैश लेजर से जमा करा देता है तो उसका जो अर्नस रिफंड है, जो डिपॉजिट किया उसने, वो उसके क्रेडिट लेजर में रीक्रेडिट कर दिया जाएगा। और वो कौन से केसेस हैं? वो 4 केसेस हैं। पहले बी, सी और डी पढ़िए, ये वही दो केसेस हैं कि जो दो केसेस में रिफंड मिलता है। बी, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का आपने रिफंड अगर एक्सपोर्ट किया बिना टैक्स पे किए हुए। जी, ये आपने एक्सपोर्ट दिखा दी थी, गलत रिफंड ले लिया था। दूसरा, एसेट को सप्लाई किया बिना टैक्स पे किया, तो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का आपने रिफंड, आपने एसेट को सप्लाई दिखा दी, तो ये बी और सी क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई। और ये डी पॉइंट क्या है जी? इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। और एक ए और है जी आईजीएसटी, अगर आपने रिफंड ले रखा है तो अगर ये वापस जमा कर देते हैं तो आपका रीक्रेडिट हो जाएगा। अब एक रूल 86(4)(a) है, ये क्या है जी? हाँ जी, ये वाला पॉइंट आपके रिफंड के चैप्टर में डिटेल में आएगा, इसका क्वेश्चन भी मैंने वहां क्वेश्चन बैंक में दे रखा। मैं एक बार इसको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं क्या है ये। हाँ जी, यहां देखिए जरा। हाँ जी, मेरे पास एक्चुअल सेल थी 1 लाख की, टैक्स बनता था 5,000। मैंने जानबूझ के 10,000 जमा कराया। क्यों? मैंने इसलिए ज्यादा जमा कराया कि क्रेडिट लेजर में मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है
और मैं जानता हूं क्रेडिट लेजर का रिफंड सिर्फ दो ही केसेस में मिलता है, जीरो रेटेड सप्लाई करियो मैंने, मतलब एक्सपोर्ट या सेल को सप्लाई करियो, दूसरा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हो। मेरा ना एक्सपोर्ट करी थी ना इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर था, फिर भी मैंने नया तरीका ढूंढा ये रिफंड लेने का। मैंने सोचा कि मैं ज्यादा जमा करा देता हूं, 5,000 मैंने एक्सेस जमा करा दिया, फिर मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा मैंने से गलती से जमा हो गया, 5,000 मेरे को रिफंड दे दो। इस ज्यादा जो जमा हुआ है इसको मैं पे कर दूंगा। जैसे मैंने 2,000, ये 5,000 जो ज्यादा जमा करा, 2,000 क्रेडिट लेजर से पे किया है, 3,000 मैंने ये कैश लेजर से पे किया है, ठीक है। तो अब मेरे को रिफंड जो आएगा ये 5,000 कहां पर आएगा, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट, गवर्नमेंट को पता लगा कि तो क्रेडिट लेजर का रिफंड ले गया एक तरीके से। क्रेडिट लेजर का रिफंड तो सिर्फ दो केस में मिल सकता था, अगर उसने जीरो रेट सप्लाई करी और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हो, इसका तो कोई केस नहीं है। ये तो ज्यादा जमा कराकर आईटीसी यूज करके जमा करा गया, आप कहते मेरे से गलती जमा हो गया तो मेरे को रिफंड दे दो। तो गवर्नमेंट को जब ये समझ में आई तो उन्होंने अमेंडमेंट करी और उन्होंने क्या लिखा, जिस तरीके से तुमने पे किया था उसी तरीके से तुम्हें रिफंड मिलेगा। जो तुमने एक्सेस पे कर दिया था गलती से, अब इसका तुम रिफंड मांगने आए हो, तुमने 2,000 क्रेडिट लेजर से पे किया था ना, ये 2,000 तुम्हारे क्रेडिट लेजर में ही रिफंड देंगे, और जो कैश लेजर से दिया था वो तुम्हें कैश लेजर या फिर बैंक अकाउंट में डाल देंगे। यही चीज हमारे पास कहां लिख कर दी, ये चीज हमारी रूल 86(4) में लिख कर दी, रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स रोंगली पेड इन एक्सेस डेबिट मेड फ्रॉम, जब आपने पे किया तो क्रेडिट से डेबिट किया था तो सैड अमाउंट, अगर रिफंड एडमिसिबल है तो रिक्रेडिट भी कहां पर होगा, क्रेडिट लेजर में। तो चालाकी तुम्हारी खत्म कर दी। आइए इसके बाद अब आते हैं कैश लेजर पर। हाँ जी, कैश लेजर में आपके क्रेडिट में कब आता है, जब आप चालान से जमा कराते हैं। चालान आप कैसे जमा करा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से, आईएमपीएस से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, एनईएफटी से, आरटीजीएस से, या ओवर द काउंटर। ये ऊपर वाले तो ऑनलाइन पेमेंट थे, ये ओवर द काउंटर क्या है, आप चालान भर कर ले जाते हैं और कैश जमा करा रहे हो या चेक जमा करा रहे हो या डीडी जमा करा रहे हो। ये 10,000 तक ही हो सकता है एक टैक्स पीरियड का। जैसे अप्रैल महीने की बात करें तो 10,000 तक मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा आपका टैक्स है तो फिर आप ये इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड इनसे जमा कराओ, ठीक है। अच्छा, और ये इसको पे कहां कर सकते हैं, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए। टीडीएस वाला पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया, ये कैश से ही जाता है। अच्छा, 10,000 के लिए हमारे पास नोट 1 है। नोट 1 में हमारा 3 पॉइंट है। वैसे तो 10,000 तक ही जमा हो सकता है ओवर द काउंटर, कैश या चेक से जमा कराने जा रहे हो चालान लेके तो 10,000 तक ही जमा हो सकता है, लेकिन 3 केसेस में ये 10,000 से ज्यादा भी जमा हो सकता है। पहला, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये रेस्ट्रिक्शन 10,000 वाली नहीं एप्लीकेबल होगी इन 3 केसेस में। कौन कौन सा? पहला, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या नोटिफाइड पर्सन जो कमिश्नर नोटिफाई करेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रखेगी कैश लेजर में जमा करने के लिए। दूसरा, आपसे आपसे रिकवरी करनी है, इसके लिए आपकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। अब जब इसको बेचा गया अमाउंट 10,000 से ज्यादा, अब आपकी कैश लेजर में जमा करना, भले ही 10,000 से ऊपर हो, या आपके कैश लेजर में जमा हो सकता है। नंबर 3, आपके यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट की टीम आई, वहां पर आपके यहाँ पे कैश पड़ा हुआ था, चेक पड़े हुए थे, उन सबको उठाकर ले गए। पूछा गया था किस चीज का, एम्प्लॉय थे, वो कह रहे कि हमने कैश में सेल करी। तो वो कैश जो उठाकर ले गई, ये भले ही 10,000 से ऊपर आपके कैश लेजर में जमा करना है, 10,000 से ऊपर जमा हो सकता है। अच्छा, अभी बात कर रही थी सीपन 14 डिजिट का होता है तो चालान 15 दिन के लिए वैलिड होता है, ये बात होगी थी। अच्छा, एक पॉइंट और, ये आप आगे पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। मान लीजिए ट्रक जा रहा है, उसके पास में पकड़ा गया, उससे पूछा गया कि भाई क्या है ये, तेरे पास बिल नहीं है, कह रहा है मैंने तो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा। तो ऐसे बंदे से टैक्स लेने के लिए डिपार्टमेंट क्या करती है, उसका जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन कर देती है, उसको टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दे देती है। इसके बेसिस पे फिर वो टैक्स जमा कराएगा। हाँ जी, अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस से पेमेंट करते हैं तो एक मैंडेट फॉर्म भी जनरेट होगा, ये 15 दिन के लिए वैलिड होता है मैंडेट फॉर्म। ये मैंडेट फॉर्म होता क्या, मैं एक बार दिखा दूं आपको, ये ऐसा होता है। हाँ जी, ये मैंडेट फॉर्म यूं हुआ करता है। ये क्या है, मैं अपने टाइम की बात करूं, जब हम आर्टिकल शिप में थे, जब हम चालान लेकर जाते थे ना, सर्विस टैक्स का या सेल टैक्स का या इनकम टैक्स का, तो बैंक क्या था, इसके साथ में पेन स्लिप भर के आओ, कौन भर रहा है, कौन जमा करा रहा है, अपनी डिटेल डालो, चेक नंबर, कौन सी डेट और अमाउंट, और किसके नाम का जमा करा रहे हो, इनकम टैक्स या जीएसटी। जीएसटी नहीं था उसमें, सर्विस टैक्स था, तो कह रहे वो नाम लिखो साथ में। तो वो एक पेन स्लिप वहां पर जाके जमा करानी पड़ती थी। अब जब आप ये बैंक में लेके जा रहे हो, एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस से जब आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको मैंडेट फॉर्म यहाँ ये पोर्टल से ही क्रिएट होगा, ये वहां पर जाकर पेन स्लिप नहीं भरनी पड़ेगी। इसमें क्या है, जो जमा कराने वाला है उसकी डिटेल, नेम ऑफ रेमिटर, हमारा नाम आ गया, हमारा अकाउंट नंबर आ गया, चेक नंबर आ गई, चेक डेट आ गई, और फिर इसके बाद जो जमा, जिसके नाम पे जमा करा रहे हैं वो कौन है, जीएसटी आ गया,
और यहाँ पर उनके अकाउंट नंबर में, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर में हम उसका जो सीपिन क्रिएट होगा ना अभी 14 कैरेक्टर का, वो डाल देंगे। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक पेन स्लिप है। ओके, अगेन चालान की वैलिडिटी 15 दिन थी, तो इसकी वैलिडिटी कितने दिन रहनी थी? 15 ही दिन रहनी थी। ओके, फिर इसके बाद जब पेमेंट कर देंगे तो सिन क्रिएट होगा। अच्छा, ये सिन जब क्रिएट होगा आपको रिसीव होगा, आपके कैश लेजर में आ जाएगा। हाँ जी, कई बार क्या होता है बैंक से पैसे कट गए लेकिन सिन आपको मिला नहीं, अब आपके कैश लेजर में आया नहीं, क्या करें? हाँ जी, अब मैं इसके लिए आपको दिखाऊं क्या, जो बैंक है बैंक जब चालान की पेमेंट होती है, ये 3 बंदों को सिन भेजता है, एक तो टैक्स पेयर को, एक जीएसटी पोर्टल को और एक आरबीआई को। अगर सिन नहीं जनरेट हुआ तो हम कह रहे हैं सिन यही जीएसटी पोर्टल से आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं अभी सिन दो, वो दे नहीं रहा, टाइम लगा रहा है, फिर तो आपके कैश लेजर में आ नहीं रहा। तो यहां पर क्या होता है, आरबीआई को भी कम्युनिकेट किया था, तो आरबीआई के पास स्क्रॉल फाइल आती है, आरबीआई ये वाली फाइल जीएसटी पोर्टल को भी देती है कि ये इस बंदे का पेमेंट ये यहाँ पर ये इतना अमाउंट जमा हो रखा है। भाई अगर बैंक ने नहीं बताया जीएसटी पोर्टल को तो इसको आरबीआई से पता लगा होगा, अगर पता लगा है तो इसी बेसिस पे तो कैश लेजर में डाल देना उसके अमाउंट। तो ये एक चीज लिखी गई है कि अगर बैंक ने सिन कम्युनिकेट नहीं किया है जीएसटी पोर्टल को, लेकिन आरबीआई ने कम्युनिकेट किया, इस स्क्रॉल फाइल शील किया, तो उसी बेसिस पर ये कैश लेजर में जमा कर देगा। ये पॉइंट यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हाँ जी, दो लोग इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल पेमेंट स्विफ्ट कोड से होती है, इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंक फाइनेंशियल एंड टेलीकम्युनिकेशन। हाँ जी, हाँ जी, ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं, इन्हें अपना जीएसटी पे करना है। कौन है ये दो लोग? हाँ जी, जो ओआईडीआर की सर्विस दे रहा था और बाहर है, जैसे एग्जांपल हमने नेटफ्लिक्स का लिया था, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को एनटीआर को सर्विस दे रहा है, सीएसटी को सर्विस दे रहा है, तो इसे ये बाहर फॉरेन कंट्री में से जीएसटी की पेमेंट करनी है स्विफ्ट कोड से कर सकता है। दूसरा, ये सेक्शन 14 में आता था, एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जो आउट इंडिया है, ये सेक्शन 14A में आती थी, तो इन्होंने जीएसटी पेमेंट करना था स्विफ्ट कोड से कर सकती है। हाँ जी, टीडीएस टीसीएस से कभी आएगा तो ये टीडीएस टीसीएस वाला पॉइंट वहां बताएंगे कि जो जिसका टीडीएस टीसीएस कटा है उसे अपने पोर्टल पर एक्सेप्ट करना होता है, तो फिर उसके कैश लेजर में अमाउंट आ जाता है। ये हम बता चुके। इसका रूल 86B बाद में बताते हैं, पहले रूल 86E ये क्या है जी? हाँ जी, आपके क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर दिया जाएगा 1 साल के लिए। फिर आप ना, दो काम हो सकते हैं क्रेडिट लेजर से, आप तो लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं, दूसरा इसका रिफंड ले सकते हैं, दोनों काम नहीं कर पाओगे। कौन ये ब्लॉक कर सकता है? कमिश्नर या ऑथराइज्ड ऑफिसर। कब ब्लॉक करेंगे? इन केसेस में, ये 4 केसेस जिन केसेस में आपका क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर दिया जाएगा। नंबर 1, जिस सप्लायर से आपने माल परचेज किया है वो ढूंढे नहीं मिल रहा, जिस बिजनेस प्लेस का उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा वहां बिजनेस प्लेस ही नहीं है उसका, या वो वहां पे नॉन एग्जिस्टेंस है, तो इसका मतलब तुमने फ्रॉडी बंदे से सिर्फ बिल परचेज किया है, गुड्स नहीं परचेज किए, बिल परचेज किया, बिल परचेज किया तो फिर आपने गुड्स भी रिसीव नहीं किया, तो गुड्स रिसीव नहीं किया, क्रेडिट ब्लॉक कर देंगे आपका। और अगर उसने सिर्फ आप उसने फ्रॉडी बंदा था तो उसने टैक्स भी जमा नहीं कराया होगा, तो अगर सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया तो आपका क्रेडिट ब्लॉक कर देंगे। नेक्स्ट, बायर जो खुद परचेज करने वाला खुद मिसिंग हो गया तो आपका क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। और इनवॉइस जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप क्रेडिट लेते हैं वो ही नहीं है, तो फिर हम आपका तब भी क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर देंगे। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। हाँ जी, अनब्लॉकिंग कैसे होगी? मैं अगर ये प्रूव कर देता हूं, आप बोल रहे हो कि मैंने गुड्स रिसीव नहीं किया, लेकिन मैं अपने वहां पर प्रेमाइसेस की फैक्ट्री के आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाता हूं, जहां पर ट्रक आता हुआ दिख रहा है, माल उतरता हुआ दिख रहा है, स्टोर रूम में हम एंट्री कर रहे हैं, उस सब हमने प्रूव कर दिया, तो फिर आपको अनब्लॉक करना पड़ जाएगा। अब आइए रूल 86B। रूल 86B क्या है जी? हाँ जी, क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट आप यूज कर सकते हैं, इस पे रेस्ट्रिक्शन है। कितना? 99% आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं, 1% आपको कैश लेजर से ही पे करना होगा। ये क्या बात हुई? मेरे क्रेडिट लेजर में बैलेंस है फिर भी मेरे को 1% कैश लेजर से देना होगा, ये फ्रॉडी बंदों के लिए है, फेक बंदों के लिए है, ये रेस्ट्रिक्शन उनके लिए लगाई गई है। क्या हाँ जी, ये किस पे एप्लीकेबल होगा? अगर 1 महीने की आपकी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है, टैक्सेबल सप्लाई में से आप एग्जाम सप्लाई हटा देना और जीरो रेटेड सप्लाई हटा देना। एग्जाम सप्लाई में जैसे आपकी होली एग्जाम आती है, नील रेटेड वाली आती है, और कौन सी आती है जी? और आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आपकी क्या होती है? एग्जाम सप्लाई होती है। तो ये एग्जाम सप्लाई सारी हटा देना, जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट रेस्टेड जो सप्लाई होती है वो भी हटा देना। तो एक बार इसके लिए हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर ये 50 लाख से ऊपर है तो ही आपको 1% कैश लेजर से देना है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, हमने किया था, कई क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ जी, जैसे
हमारे पास ये पहला क्वेश्चन था, इसमें पहले केस में ये एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड हटाई थी तो बाकी 40 लाख थी, तो 50 लाख से कम थी, नहीं एप्लीकेबल हुआ। सेकंड केस में यहाँ 70 लाख थी एक्सपोर्ट एग्जाम हटाने के बाद में, तो यहाँ इस केस में एप्लीकेबल होगा। एक और केस था, हमारी 3 थी जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड एलयूटी बिना आईजीएसटी पे किए हुए, दूसरा आईजीएसटी पे करके, तीसरा एससी सप्लाई, ये तीनों नहीं कंसीडर करनी 50 लाख की लिमिट के लिए। फिर अगली एग्जाम था और नॉन टैक्सेबल है, इनको एग्जाम ही मानते थे तो ये भी कंसीडर नहीं करनी। अब ये बाकी है 1 करोड़ की टैक्सेबल टर्नओवर, ये 50 लाख से ऊपर है। अब हमारे ऊपर में ये रूल 86 बी एप्लीकेबल हुआ क्योंकि 50 लाख से ऊपर है। अब मेरी जो लायबिलिटी है 1 करोड़ पर 18% निकाले, ये 18 लाख बनती है, ठीक है। मेरे पास क्रेडिट लेजर में 20 लाख है, लेकिन 18 लाख का 99% निकालिए, ये बना 17,82,000। अगर मेरा क्रेडिट 17,82,000 से कम होता तो मैं सारा क्रेडिट 18 लाख के लिए यूज कर लेता, लेकिन मेरे पास तो 17,82 से ज्यादा है, ये 20 लाख है, तो मैं 17,82 ही इसमें से क्रेडिट यूज कर पाऊंगा, बाकी ये जो 1% है ये मेरे को कैश लेजर से देना होगा। सर ये तो गलत है, गलत नहीं है, ये फ्रॉडी बंदों के लिए, अभी मैं आपको प्रूव कराऊंगा कि फ्रॉडी जो जेन्युइन बंदे हैं उनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जेन्युइन बंदों पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वापस आएंगे एक बार यहां पर, हाँ जी, अब हम कह रहे हैं ये 1% की कैश लेजर से पेमेंट करने की जरूरत इन लोगों को नहीं है, ये 5 लोगों को नहीं है। पहला पहला किन को नहीं है? उसी बंदे की जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर उसने पिछले 2 सालों में हर साल में एवरी ईयर में ईच ईयर में 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स दिया है, जिस महीने में हम चेक करें, मानो दिसंबर महीने के लिए चेक करें, तो उस डेट तक जो पिछले 2 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न निकल चुकी है, उन पिछले 2 सालों में हर साल में अगर 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स दिया, जैसे अगर फर्म की बात करें तो फर्म ने, अगर एचएफ की बात करें तो एचएफ ने, कंपनी की बात करें तो कंपनी ने, इन्होंने अगर पिछले 2 सालों में हर साल 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स दिया है, तो मान लीजिए जेन्युइन बंदा, इसको 1% कैश टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर फर्म ने नहीं दिया तो उसके कोई भी 2 पार्टनर, मान लीजिए 5 पार्टनर्स में से कोई भी 2 पार्टनर ने अगर 2 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स हर साल में, हर 2 सालों में उसने अगर 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स दिया, तो हम फर्म को फिर भी छोड़ देंगे, भले उसके 2 पार्टनर दिया, फर्म ने ना दिया हो। कंपनी के केस में अगर उसके एमडी ने दिया हो, एमडी ने या नहीं तो उसके सभी होल टाइम डायरेक्टर ने दिया हो 2 लाख से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पिछले 2 सालों में हर साल में, और ट्रस्ट के केस में इसके मेंबर्स ने, एचओ के केस में इसके कर्ता ने, एचओ ने दिया तो उसके कर्ता ने दिया हो, पिछले 2 सालों में हर 2 सालों में उसने 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स दिया, तो हम मान लेंगे जेन्युइन एसएससी एचएफ हम छोड़ देंगे। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट इकट्ठा है, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड आपको 2 केसेस में मिलता था, कौन सा? अगर वो आईटीसी का रिफंड जो 2 केसेस में मिलता, अगर वो 1 लाख से ज्यादा मिला हुआ है तुम्हें प्रीवियस ईयर में क्रेडिट लेजर से, तो हम आपको तब भी जेन्युइन एसएससी मानेंगे, तुम्हें 1% कैश लेजर से देने की जरूरत नहीं है। वो 2 केसेस कौन से थे? जीरो रेट सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, विद पेमेंट नहीं, विदाउट पेमेंट आईजीएसटी, तभी आईटीसी का रिफंड मिलता था। दूसरा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, तो इस केस में भी छोड़ देंगे। तीसरा पॉइंट अभी छोड़िए, पहले ये, अब आप ये 5वें पॉइंट पे आइए। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पीएसयू है, लोकल अथॉरिटी है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, ये तो खुद हो गया ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनके लिए ये 1% कैश लेजर से पेमेंट वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, जो अब जो डी पॉइंट है, इसे मैं एक क्वेश्चन से दिखाता हूं तो वो आपको समझ में आएगा वहां से। ये बाकी मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे, ये नहीं करा रहा मैं आपको, अब ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। हाँ जी, मुझे दिसंबर महीने के लिए देखना है मेरे पर, ये मैं जेन्युइन बंदा हूं कि नहीं, मेरे को 1% कैश लेजर से देना कि नहीं देना। वो कहता है एक काम करो, अप्रैल से दिसंबर जिस महीने के लिए चेक करो ना आप, अप्रैल से लेके अब तक टोटल अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालो। रिवर्स चार्ज वाला टैक्स नहीं, रिवर्स चार्ज वाला भी है वो, उसको छोड़ दो, टोटल आउटपुट टैक्स निकालो। ये निकला 10 लाख अप्रैल से दिसंबर तक। अब इसका 1% निकालो, वो बना 10,000। अगर तुमने इसका 1% भी कैश लेने से दे रखा ना, तो हम मान लेंगे तुम जेन्युइन सच्चे हो, तुम्हारे को अब कैश लेने से देने की जरूरत है। अगर तुमने 1% से ज्यादा कैश लेने से 10,000 से ज्यादा 10,001 रुपया दे रखा कैश लेने से, अभी तक टोटल जितना टोटल टैक्स बनता है अप्रैल से दिसंबर तक, इसका आउटपुट टैक्स का 1% ज्यादा, मान लो 10,001 रुपया अभी दे रखा तुमने कैश लेने से, फिर तुम्हारे को देने की जरूरत नहीं है। इस केस में से 9,000 दे रखा है, तो हमने 9,000 डिवाइड बाय 10 लाख निकाला, ये 0.9, मतलब इससे 1% से कम दे रखा, तो इसको कैश लेजर से पे करने की जरूरत पड़ेगी। ये एक पॉइंट है जिससे पता लगेगा कि जेन्युइन है कि नहीं है। भाई मान लो मैंने 1 लाख का माल परचेज किया, मैं 1.5 लाख में बेचता हूं, ठीक है, 50,000 प्रॉफिट में बेचता हूं, 50,000 पे 18%, 9,000 मेरे को देना होगा ना कैश लेजर से। भाई 1 लाख का ही तो क्रेडिट मिलेगा ना, 1.5 लाख की लायबिलिटी में से 1 लाख का माइनस करोगे, या फिर मैं कहता हूं 50,000 पकड़ लो, 1 से 1.5 भी है तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ, आईटीसी हट गया एक तरीके से, 50,000 पे 18%, 9,000, ये सारा ही कैश में दूंगा ना।
वो कहते हैं इस 9,000 का 1% भी तुमने दे रखा हो, कैश ले थे हम आपको छोड़ देंगे, तो तुमने पूरा का पूरा देना होता है ना। जेन्युइन एसेट्स है तो कुछ ना कुछ तो आप कैश से दे ही रहे होगे ना। तो रेट है जीएसटी के 5/18, ये तो 1% की बात कर रही है। तो इसका मतलब तुम अगर 1% टोटल टैक्स का 1% भी कैश से नहीं दे रहे, तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे होगे, परचेज तो जेन्युइन दिखा रहे हो, क्रेडिट ले रहे हो, लेकिन जो सेल कर रहे होगे वो कैश बिल, कैश सेल कर रहे होगे, उसका टैक्स नहीं दे रहे होगे। तो ऐसे फेक बंदों को पकड़ने के लिए रूल 86 भी है। हाँ जी, मैंने इसमें आपको लिखवाया था क्या, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम चैप्टर 8 में करेंगे तो वहां मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पास जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी, अगर वो बोलता है कि आप पे रूल 86 भी एप्लीकेबल होता है, तो आप एक काम करो, उसका 99% निकालो। अब आप चेक करो, अगर आपका आईटीसी 9 इससे कम है, तो जितना भी आपका आउटपुट टैक्स बनता था टोटल 100%, उसमें से सारा क्रेडिट यूज कर लो। क्यों? क्योंकि भाई आईटीसी कम है, तो इसका मतलब हम 1% ज्यादा ही कैश लेने से दे रहे होंगे ना जी। तो ये रूल 86 भी हो गया। अब आते हैं सेक्शन 50 पर। हाँ जी, इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट, हाँ जी, यहां पर एक केस में आप नेट टैक्स पर इंटरेस्ट देंगे, बाकी 3 केसेस में आप ग्रोस टैक्स पर इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट का रेट क्या है, 18% पर एनम, 18% पर एनम। ये कौन से केस में और किस डेट से देना होता है, ड्यू डेट के बाद, जो भी आपकी ड्यू डेट है टैक्स पे करने की, उस डेट के बाद से जब आप पे कर रहे हैं, या जो आपकी रिटर्न फाइल हो रही होगी 3B, तभी साथ में पे करते हैं, तब तक इंटरेस्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम दिसंबर महीने की बात कर रहे हैं, मेरे पास 1 लाख की लायबिलिटी है, मेरे पास 70,000 का क्रेडिट है, तो 30,000 नेट बना, 30,000 नेट बना। अगर मैं दिसंबर महीने की रिटर्न लेट सबमिट करता हूं, कब, फरवरी में, कब तक जमा हो जानी चाहिए थी, अगर मंथली है तो 20 जनवरी तक, मैं 25 फरवरी को जमा करा रहा हूं, तो टैक्स भी साथ में जमा करा रहा हूं। तो अब मेरा सवाल यह है कि मेरी 1 लाख की लायबिलिटी में से 70,000 क्रेडिट माइनस करके क्या मैं 30,000 नेट टैक्स पर इंटरेस्ट दे सकता हूं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, 30,000 नेट टैक्स पर इंटरेस्ट दे सकता हूं। इसमें एक अमेंडमेंट और आ गई है, क्या, ये मैंने नोट लिखा है, क्या, अगर आपके पास कैश लेजर में भी पैसा था, आईटीसी क्रेडिट लेजर वाला तो आपने माइनस किया ही, क्या, अगर आपके पास कैश लेजर में पैसा था, अब आप कैश लेजर से भी कुछ पे करोगे, तो जो कैश लेजर से आप पे करोगे वो भी आप रिड्यूस कर लेना। रिटर्न क्योंकि आप लेट फाइल कर रहे हैं, कैश लेजर में रिटर्न फाइल करने से पहले ही पैसा था, वो आपने ड्यू डेट से पहले जमा करा रखा था, लेकिन रिटर्न लेट फाइल हुई है, तो जितना कैश लेजर से पे किया है आपने, जो आपके ड्यू डेट से पहले जमा था, वो भी आप रिड्यूस कर लो, वो भी आप रिड्यूस कर लो। ये आपके पास नेक्स्ट पेज रूल 88B में ये प्रोवाइड दे रखा है कि अमाउंट अगर आपके पास कैश लेजर में है बिफोर ड्यू डेट आपने जमा करा रखा है, अब जब आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, अब आप इस कैश लेजर से डेबिट कर रहे हैं, तो जो बैलेंस आपके पास कैश लेजर में ड्यू डेट से पहले था, वो वाला आपने कंसीडर नहीं करना इंटरेस्ट के लिए। तो आपको क्या करना है जी, नेट कैसे करना है जी, मजेदार तरीका क्या है, आप दिसंबर की रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो, तो जब आप लेट फाइल कर रहे हो, एक तो क्रेडिट लेजर वाला माइनस कर लो, दूसरा कैश लेजर में अगर ड्यू डेट से पहले, जो दिसंबर की ड्यू डेट आपकी ड्यू डेट बनती थी, उससे पहले अगर आपके पास कैश है, दिसंबर की ड्यू डेट क्या बनती थी आपकी, 20 जनवरी, 20 जनवरी अगर मंथली है, तो उससे पहले अगर कोई कैश लेजर में पैसा जमा है 20 जनवरी तक, अगर आपके पास कैश लेजर में कोई जमा है, तो वो आप रिड्यूस कर लेंगे, वो आप रिड्यूस कर लेंगे, बाकी आप फिर नेट जो बचेगा उस पर इंटरेस्ट जमा कराएंगे। अच्छा, इसके अलावा ग्रोस टैक्स पर इंटरेस्ट कब जमा कराना है, ग्रोस टैक्स पर, ग्रोस टैक्स पर अगर आपका रिवर्स चार्ज का टैक्स है, ग्रोस टैक्स पर ही जाएगा, क्योंकि इसको पे करने के लिए आईटीसी यूटिलाइज हो ही नहीं सकता। रिवर्स चार्ज वाला टैक्स, इसको, इसमें से कैश लेजर वाला तो माइनस हो सकता है, लेकिन क्रेडिट लेजर वाला यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर रिवर्स चार्ज वाला टैक्स आपको ग्रोस टैक्स पर इंटरेस्ट देना होगा। नंबर 2, ये अगर आपके पास नोटिस आ गया 73 74 में, इसके बाद आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो ये क्रेडिट लेजर वाला आप माइनस नहीं कर पाएंगे, आपको ग्रोस टैक्स पे इंटरेस्ट देना होगा। कैश लेजर वाला तो माइनस हो सकता है, लेकिन ग्रोस ये आपका ये माइनस नहीं हो पाएगा, क्रेडिट लेजर वाला। तीसरा, अगर आपने दिसंबर के जो कुछ बिल है वो जनवरी के रिटर्न में ऐड कर रहे हो, रिटर्न को, दिसंबर के रिटर्न को खुद को लेट जमा कराओगे तो नेट टैक्स पर, लेकिन जनवरी के रिटर्न में कुछ दिसंबर के बिल छूट गए थे, वो यहां पर ऐड करो, तो इन बिलों पर ग्रोस टैक्स पे इंटरेस्ट जाएगा, ग्रोस टैक्स पे इंटरेस्ट जाएगा। मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूं, हमने जो क्वेश्चन किए थे इस पे। हाँ जी, क्वेश्चन बैंक में हमने जो क्वेश्चन किए थे, जरा मैं वो दिखा दूं आपको, कई किए थे, एक दिखा रहा हूं, ये आपके पास मई 22 में आया था। हाँ जी, आप जनवरी की रिटर्न 11 अप्रैल को जमा करा रहे हो, आपकी रिटर्न की ड्यू डेट क्वेश्चन में बता रही है 20 फरवरी है, तो कितने दिन का डिले हो गया, फरवरी के 8 दिन, मार्च के 31 दिन, अप्रैल 11 को जमा करा रहे तो 11 दिन अप्रैल के, तो 50 दिन डिले हो गया।
अब हमारे पास आउटपुट टैक्स दे रखा है, रिवर्स चार्ज वाला टैक्स दे रखा है, आईटीसी दे रखा है। आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए क्रेडिट लेजर यूज सकता है, रिवर्स चार्ज के लिए नहीं। रिवर्स चार्ज तो कैश लेजर से ही देना होता है। तो 180 में से 70 माइनस किया तो ये कितना आ गया, सीजीएसटी जीएसटी हमने नेक्स्ट एक दस आ गया। अब इसमें रिवर्स चार्ज वाला टैक्स ऐड किया, टोटल 1.5 लाख, तो 1.5 लाख पर 18% इंटू 50 बटा में 365, ये 50 दिन थे ना, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। दूसरा केस वो कहता है, मान लो कि आपका ये क्रेडिटर का जो बैलेंस है ना, ये 2.5 लाख था सीजीएसटी जीएसटी दोनों में ई चीज। तो अब हम आउटपुट टैक्स को पे करने के क्रेडिटर यूज कर सकते हैं, रिवर्स चार्ज वाले के लिए नहीं। तो 180 हम 2.5 लाख से पे करेंगे तो कुछ भी नहीं पे करना आउटपुट। ऐसे एसजीएसटी भी 2.5 लाख से पे करेंगे, क्रेडिट यूज कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं पे करना। तो आउटपुट टैक्स कुछ भी कैश से नहीं देना। लेकिन रिवर्स वाला टैक्स भले ही मेरे पास क्रेडिट है, इसको पे करने क्रेडिट यूज नहीं हो सकता, ये हमें कैश से ही देना होगा। तो इस 40,000 पर फिर 50 दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो फिर हमने 40,000 पर क्या निकाल दिया था, 18% 50 दिन का इंटरेस्ट निकाल दिया था। ठीक है जी। अच्छा जी, और भी हमने कई क्वेश्चन किए थे, अगर मैं आपको दिखा दूं हमने जो क्वेश्चन किए थे, जैसे ये देखिए। हाँ जी, मेरी लायबिलिटी अप्रैल महीने की, ड्यू डेट है मेरी 20 मई, मैं रिटर्न को 30 मई को जमा करा रहा हूं, इसी रिटर्न को लेट जमा करा रहा हूं ना, तो मैं जो कैश लेजर से जमा करा रहा हूं ना, इसी नेट टैक्स पर ही मेरे को इंटरेस्ट देना, नेट टैक्स पर इंटरेस्ट देना। ठीक है। अगला केस यहां पर देखिए, ये जून मंथ की लायबिलिटी है, इसमें मैं कुछ अप्रैल महीने के बिल इंक्लूड कर रहा हूं। 100 लाख की लायबिलिटी है मेरे पास, क्रेडिट लेजर में 100 लाख है, मैंने कुछ भी कैश लेजर से नहीं दिया, कुछ भी कैश लेजर से नहीं दिया है, कुछ भी कैश लेजर से नहीं दिया है। लेकिन जो पिछले महीने के बिल हमने ऐड किए थे 10 लाख, इस पर ग्रोस पर ही हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये ग्रोस पर, भले ही इस पर कोई टैक्स नहीं देना मेरे को कैश लेजर, लेकिन इस 10 लाख पर ये मेरे को ग्रोस जीएसटी पर ही इंटरेस्ट देना होगा। ये डेज निकाल लेंगे। हाँ जी, क्योंकि ये अप्रैल महीने के थे तो 20 मई तक रिटर्न जानी थी इसकी, 20 मई तक टैक्स जाना था, तो 11 दिन मई के, 30 दिन जून के, और हम ये जुलाई को जमा करा रहे हैं 20 दिन जुलाई के, 61 दिन का इंटरेस्ट, 61 डेज का इंटरेस्ट इस पर लग जाएगा। नेक्स्ट में किया था, हमारे पास नोटिस आ गया, फिर हम जमा करा रहे हैं, फिर भी आपको ग्रोस पर इंटरेस्ट देना होगा, ग्रोस पर इंटरेस्ट देना होगा। एक और कंसेप्ट रह गया, वो क्या, हाँ जी, अगर आप आईटीसी रोंगली अवेल एंड यूज कर लेते हैं, सिर्फ रोंगली अवेल किया, यूज नहीं किया है, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन गलत अवेल एंड यूटिलाइज कर लिया तो इंटरेस्ट लगेगा। इसके लिए हमने रूल 88B में पढ़ा था, क्या वो दिखा देता हूं। ये हाँ जी, कब माना जाएगा आपने गलत क्रेडिट अवेल एंड यूज कर लिया, मान लो 70,000 का गलत क्रेडिट लिया, उतना ही हमारे पास क्रेडिट के बैलेंस में पड़ा हुआ है, तो मानेंगे कुछ भी आपने गलत यूज नहीं किया। अगर आईटीसी रोंगली अवेल कब माना जाएगा, जब आपका क्रेडिट लेजर का बैलेंस कम हो जाए। आपने 70,000 का गलत क्रेडिट लिया था, वो कितना हो गया, 20,000 हो गया, तो 50,000 आपने गलत क्रेडिट यूज कर लिया। ठीक है। और गलत अवेल एंड यूज किया, तो उस गलत अवेल एंड यूज पर ही इंटरेस्ट है। किस डेट से लगेगा, जिस दिन आपने यूज किया, टिल द डेट ऑफ पेमेंट या रिवर्सल। किस दिन यूज किया ये माना जाएगा, इसके उन्होंने मीनिंग दिया, डेट ऑफ डिक्लेरेशन कब माना जाएगा, भाई जिस दिन आप रिटर्न फाइल करते हैं उस दिन आप यूज करते हैं, तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग। लेकिन अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी या बाद में फाइल करी, तो हम कह रहे हैं ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग विच एवर इज। अगर तुमने ये आईटीसी से जो पेमेंट करी है किसी अदर तरीके से, रिटर्न से नहीं करी, कोई डीआरसी 03 फॉर्म से करी है, तो जिस दिन आप क्रेडिट लेजर को डेबिट करेंगे वो वाली डेट ली जाएगी, डेट ऑफ डेबिट। हाँ जी, हमने इसके लिए क्वेश्चन जो आपको कराया था, दिखा दूं आपको। हाँ जी, हमने सही क्रेडिट लिया 4 लाख का, गलत क्रेडिट लिया 70,000 का, टोटल क्रेडिट हमारा 470। हमारी इस अप्रैल महीने की लायबिलिटी 4 लाख बनती है, मैंने सारी क्रेडिट लेजर से पे कर दी, तो मेरे पास 70,000 अभी बैलेंस में है। मैंने गलत क्रेडिट 70,000 का ले रखा था, उतना ही मेरे पास अभी बैलेंस में पड़ा हुआ है, तो कोई गलत यूज नहीं हुआ, तो कोई इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस 70 हो गया, फिर मैंने सही क्रेडिट लिया 5 लाख, टोटल क्रेडिट हो गया 570। इस मई मंथ की लायबिलिटी 550 बनती है, तो मैंने इसको यूज किया, और अब मेरे पास 20,000 क्रेडिट लेजर में बैलेंस है। ओहो, मेरे पास 70 में से 20 ही बचा, तो इसका मतलब 50,000 गलत यूज हो गया। इस 50,000 पर मेरे को इंटरेस्ट देना होगा। अब मेरे पास 20,000 जून का ओपनिंग बैलेंस था, फिर 7 लाख सही क्रेडिट लिया, टोटल 720 हो गया। इस महीने की लायबिलिटी 720 ही बनती है, मैंने सारा क्रेडिट लेजर से पे कर दिया, अब मेरे पास बैलेंस कुछ नहीं बचा हुआ। ओहो, जो 20,000 गलत ले रखा था वो यूज हो गया। यहाँ पर ये 20,000 पर मेरे को गलत यूज पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, गलत यूज पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब यूज किस दिन माना जाता है, इसका हमने क्वेश्चन किया था। हाँ जी, हाँ, हमारे पास डेट है 20 मई को ड्यू डेट थी, 20 मई को रिटर्न फाइल कर दी, यही डेट ऑफ यूटिलाइजेशन है। 20 मई ड्यू डेट, 16 मई को फाइल करी, 16 मई दोनों में से कर लिया।
20 मई ड्यू डेट, 24 मई को फाइल करी, दोनों में से अर्लियर 20 मई हमारी क्या होगी, ये होगी आपकी डेट जिस दिन आप यूटिलाइज माना जाएगा। इसका हमने क्वेश्चन किया था नवंबर 23 में, आपसे पूछा गया, एक बार मैं वो दिखा दूं आपको। हाँ जी, नवंबर 23 में एक पूछा गया, एक कंपनी है, एक ब्रोकर है, इसने गलत क्रेडिट अवेल किया 1,25,000, कौन से महीने में, अक्टूबर महीने में, लेकिन इस महीने में आपने कुछ यूज नहीं किया, तो इतना ही 1,25 से आपके पास बैलेंस पड़ा रहा होगा, तो अक्टूबर में कोई इंटरेस्ट नहीं देना। लेकिन इसमें से इस 1,25 में से 75,000 हमने यूज कर लिया नवंबर महीने में। अब इस नवंबर महीने की रिटर्न हमने फाइल करी है ये 25 दिसंबर को, तो किस दिन यूज माना जाएगा, ड्यू डेट नवंबर की 20 दिसंबर की और 25 दिसंबर, विच एवर 20 दिसंबर को ये यूज मान लिया जाएगा। ठीक है जी, 20 ये 75,000 पर हम 21 दिसंबर से लेके अब ये वापस हम जमा करा रहे हैं, लिख रहे हैं 10 मार्च को। इस 1,25 में जो 75 हमने गलत यूज किया था, ये हम वापस जमा करा रहे हैं 10 मार्च को, और बाकी रिवर्स कर रहे हैं। तो बाकी तो अवेल करके रिवर्स कर दिया, यूज हुआ ही नहीं, उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना। जो 75,000 गलत यूज करके वापस पे कर रहे हैं, तो इस पे हमें इंटरेस्ट देना होगा। और हमने ये कब से, 21 दिसंबर से, तो दिसंबर के आपके 11 दिन बचे, जैन के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन, और मार्च 10 को पे, तो मार्च 10 की आपकी 80 दिन का इंटरेस्ट इस 75,000 पर 18% निकाल देंगे, इंटू में 80/365। तो ये हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब इसके बाद यहां हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स का एक सर्कुलर, फिर खत्म कहानी। क्या, हाँ जी, अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि हमने गलत क्रेडिट कितना लिया था जी, हमने गलत क्रेडिट लिया था 70,000। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से और मुझे बताना, मैंने आईजीएसटी का गलत क्रेडिट लिया। हम ये जो एग्जांपल दिखा रहे थे फिर से दिखाएं। हाँ जी, मैंने गलत क्रेडिट 70,000 ले रखा है। अगर ये आईजीएसटी का ले रखा है, इसमें से तो यूज हो गया, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी में टोटल 70,000 पड़ा हुआ है। तो जो हमें यूज देखना है, टोटल चेक करना है, कि मेरे पास, मैंने गलत क्रेडिट 70 लिया था, लेकिन टोटल आईजीएसटी सीजीएसटी एजीएसटी को टोटल देखो तो अभी भी 70 पड़ा हो, क्या मानो यूज हो गया, बोले नहीं, नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि भाई इन्होंने, गवर्नमेंट ने बोल रखा ना पहले आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के लिए यूज होना चाहिए, उन्होंने बोल रखा ना पहले आईजीएसटी का यूज करो। तो इस केस में अगर मैंने आईजीएसटी का गलत क्रेडिट लिया था, लेकिन मेरे पास टोटल आईटीसी का बैलेंस 70,000 मैंने गलत क्रेडिट लिया था, उतना पड़ा हुआ है, भले आईजीएसटी का नहीं पड़ा हुआ, यहां कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं। हाँ, अगर ये टोटल आईटीसी बैलेंस 70,000 से कम होकर 20,000 हो गया, फिर 50,000 गलत यूज माना जाएगा, तब इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी। और इस टोटल में आप कंपनसेशन का क्रेडिट मत इंक्लूड करना, ये कंपनसेशन आपके कोर्स में है नहीं। क्यों इंक्लूड नहीं करना, इसका लॉजिक यह है कि कंपनसेशन सेस का क्रेडिट सिर्फ कंपनसेशन सेस के लिए यूज हो सकता है, इसलिए इसे इंक्लूड नहीं करना। ओके, तो यहां पर अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम नया टॉपिक इसमें टीडीएस शुरू करने जा रहे हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स हमारा यहां पर खत्म हुआ। ठीक है जी, अब हम आ गए हैं कहां पर, टीडीएस पर। तैयार हैं आप इसके लिए जी? तो पेज नंबर 12.8 पे आ जाइए फटाफट से। हाँ जी, ये चार लोग कौन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, नोटिफाइड पर्सन, अगर ये गुड्स या सर्विस परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट की टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, तो जब ये पेमेंट करेंगे, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 1% सीजीएसटी वाला टीडीएस, 1% आईजीएसटी वाला टीडीएस काट लेंगे, और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 2% आईजीएसटी वाला टीडीएस काट लेंगे। ध्यान रखना, जो पेमेंट होगी, भाई परचेज तो थोड़ी थोड़ी करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट शुरू में हो जाएगा कि मान लीजिए हमने स्टेशनरी परचेज करनी है, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बोला कि मैं तुम्हारे से स्टेशनरी परचेज करूंगा, कितने की, 5 लाख की, 2.5 लाख से ऊपर की है। अच्छा, ये अमाउंट 2.5 लाख जो देखना है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखना है। अब हम पहली बार 10,000 की स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, तो बिल 10,000 का बनेगा, ये भी अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखना है। अब ये 10,000 हम पे करेंगे, तो जब पे करेंगे तब टीडीएस काटेंगे 10,000 पर। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू देखनी है, टैक्सेबल वाली 2.5 लाख से ऊपर एक्सक्लूडिंग जीएसटी, लेकिन जो इंडिविजुअल बिल है आपके, वो 2.5 लाख से कम हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अगर 2.5 लाख से ऊपर का है तो टीडीएस काटने की बात आएगी, टीडीएस काटने की बात आएगी। अच्छा,
यहां हम बात करें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन में आते हैं 4। इसमें पहले उल्टा पढ़ना शुरू करते हैं। पहला, रजिस्टर्ड पर्सन जिसने परचेज करी है मेटल स्क्रैप दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से। मेटल स्क्रैप इन चैप्टर्स की 72 टू 81 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, ठीक है। तो अगर परचेज करिए मेटल स्क्रैप, ये वाला बंदा इसमें नोटिफाइड पर्सन में आता है, इसे भी टीडीएस काटना है। नंबर 2, पीएसयू इस नोटिफाइड पर्सन में आ रहा है, जब ये पेमेंट करेंगे टीडीएस काटना है। सोसाइटी जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर रखी है, लोकल अथॉरिटी सोसाइटी, एक्चुअली मतलब सोसाइटी की बात आ गई, गवर्नमेंट वाली जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रखी है, ये जब पेमेंट करेगी टीडीएस की बात आएगी। और पहला इसमें जो आ रहा है वो अथॉरिटी या बोर्ड जो पार्लियामेंट के एक्ट से बन रखा है या गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर रखा है, जिसमें गवर्नमेंट की इक्विटी या कंट्रोल 51% या उससे ज्यादा है, 51% या उससे ज्यादा है। तो ये चारों यहां डी पॉइंट में आ रहे हैं। तो 3 और बचे, तो सातों बंदे जब भी परचेज करेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट की टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो जब ये पेमेंट करेंगे उस समय ये भी एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखनी है, टीडीएस काट लेंगे। अगर इंट्रा है तो 1% सीजीएसटी 1% एचजीएसटी, और अगर इंटर है तो 2% आईजीएसटी का टीडीएस काटेंगे। इसे मैं एक बार समझाता हूं आपको, कहां से, जरा इसको मैं समझाता हूं आपको स्लाइड से, और फिर हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो एक बार मैं इसे स्लाइड से समझाने जा रहा हूं आपको, जरा देखिए यहां। हाँ जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। इसने मिस्टर ए को कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपको पोस्ट कार्ड हमें प्रिंट कर कर देनी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होगी तो फिर टीडीएस कटने की बात आएगी, पेमेंट पे 2%। ये स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इसने स्टेशनरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया, अगर कॉन्ट्रैक्ट की टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होगी तो टीडीएस कटने की बात आएगी। हाँ जी, ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देखनी है। हाँ जी, म्युनिसिपैलिटी, एक इसमें मैं एक पॉइंट बताता हूँ एग्जम्पशन का। ये वाली सर्विस जो एक देने जा रहा है मिस्टर ए से, ये एग्जम्प्ट है। इसे क्या करना है, गलियों में ये स्ट्रीट लाइट लगाकर देनी है। आप एग्जामिनेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, म्युनिसिपैलिटी का, लोकल अथॉरिटी का जो काम आर्टिकल 243 में सौंप रखा है, जैसे इसका काम है पानी पहुंचाना घरों तक, रोड्स बनाना, ये गलियों की, गलियों में लाइटें वाइटें लगाना, खराब हो गया तो उनको चेंज करना, ये क्या करती है, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। अब अगर ये स्ट्रीट लाइट जो खराब हो गया वो चेंज करनी है प्लस ठीक करनी है, लेबर भी है और मटेरियल भी है। अगर ये मटेरियल की वैल्यू 25% तक है टोटल वैल्यू में, तो फिर ये सर्विस माफ होती है। सर्विस माफ होती है, आप एंट्री 3A का पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन क्या आएगी वहां पर। तो ये वाली सर्विस माफ है, माफ है तो जीएसटी नहीं, जीएसटी नहीं तो टीडीएस नहीं। टीडीएस तभी आएगा जब जीएसटी लगता होगा, राइट, क्योंकि हम थोड़ा सा इसका टीडीएस काट देते हैं, बाकी वो खुद जमा कराता है। जब जीएसटी नहीं तो टीडीएस नहीं। नेक्स्ट है नोटिफाइड पर्सन में एक पीएसटी होती है, इसको हम मशीन सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब ये चारों के चारों इसको हमने बॉक्स में डाल दिया। ये जब भी पेमेंट करेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट की टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो ये 2% टीडीएस काट देंगे। अब ये टीडीएस काटने के बाद ये जमा कराते हैं, और इसके बाद ये जीएसटीआर 7 सबमिट करते हैं। जैसे ही अपनी ये जीएसटीआर 7 सबमिट करते हैं तो इस मिस्टर ए के पास नोटिफिकेशन जाता है। ये जैसे अपने पोर्टल पर, जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेगा तो इसके बाद नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि तेरे नाम का टीडीएस जमा हो गया है। तो ये इस मिस्टर ए को एक्सेप्ट करना होता है। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ये इसके कहां पर आ जाता है, कैश लेजर में आ जाता है। ये इसके कहां पर आ जाता है, कैश लेजर में आ सकता है। और कैश लेजर वाला यूज तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके नाम का आप 2% काट के इन्होंने जमा करा दिया, ये इसके पास आ भी गया, बाकी फिर जीएसटी इसको जमा कराना है। तो ये क्यों ट्रांजेक्शन ऐसी रखी गई, इसलिए कि ट्रांजेक्शन ट्रैक हो जाए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं अगर कॉन्ट्रैक्ट की टैक्सेबल वैल्यू, ये गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने 2.5 लाख से कम है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट, यहां पर टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट, यहां पर टैक्सेबल वैल्यू देखनी थी, टोटल 9,30,000 समथिंग है, 7 लाख एग्जाम का है, तो इसमें से हटाया, यहां पर 2.5 लाख से कम है टैक्सेबल वैल्यू, टीडीएस नहीं कटेगा। थर्ड, ये तो एग्जाम्प्ट ही है तो टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट, यहां पर टैक्सेबल है और यहां पर ये 2.5 लाख से ऊपर भी है, तो यहां पर 2% टीडीएस कटने की बात आ जाएगी। आइए वापस आते हैं, इतनी बात समझ में आ गई तो यहां पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये चार बंदे जब भी पेमेंट करेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट की टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है एक्सक्लूडिंग जीएसटी तो टीडीएस की बात आती है। इंट्रा पर 1% सीजीएसटी 1% एचजीएसटी, इंटर पर 2% आईजीएसटी। एक केस में टीडीएस नहीं कटेगा, अगर सप्लायर की लोकेशन और प्लेस सप्लाई ये एक ही स्टेट के हैं और रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट में है। अब इसका लॉजिक मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको चार्ट कराया था, वहां से करा देता हूं। ये 3 केसेस से ये तीसरे केस में नहीं कटेगा। तो देखेंगे, पहला,
मिस्टर एक सप्लायर है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ठीक है। हमने उसे गुड्स या सर्विस की सप्लाई करी, हम भी दिल्ली के वो भी दिल्ली की, तो गुड्स यहीं पर मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इनवॉइस में हमने सीजीएसटी एजीएसटी चार्ज किया। अब ये दिल्ली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जब ये पेमेंट करेगा तो ये टीडीएस काट लेगा, इसके लिए से टीडीएस का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो टीडीएस कितना काटेगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई थी तो 1% सीजीएसटी वाला 1% एसजीएसटी वाला टीडीएस काट लेगा, ओके। फिर केस नंबर 2, बस यहां पर हमने यूपी गवर्नमेंट ले लिया। अब यहां से मिस्टर दिल्ली का यह गुड्स की मूवमेंट हो रही है यूपी में, तो इंटरस्टेट सप्लाई है जी। जी पीओएस क्या होगा, एलओएस तो दिल्ली है, लेकिन यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, यूपी हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई है तो इनवॉइस में हम क्या चार्ज करेंगे, आईजीएसटी। अब ये यूपी गवर्नमेंट वाला डिपार्टमेंट जब पेमेंट करेगा तो टीडीएस भी कौन सा काट लेगा, 2% आईजीएसटी वाला। यही देखिए, ये केस नंबर 1 और केस नंबर 2 यही था। पहले केस में एलओएसपीएस दिल्ली था, रिसीवेंट का रजिस्ट्रेशन मतलब ये दिल्ली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था, इंट्रा से सप्लाई थी, टीडीएस भी 1%, और इंटर से सप्लाई थी दिल्ली यूपी, सप्लायर दिल्ली का पीएस यूपी, रिसिपेंट भी यूपी का, यहाँ 2% टीडीएस आईजीएसटी वाला। अब थर्ड केस, ये वो केस है जहां टीडीएस नहीं कटेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। मिस्टर दिल्ली का ही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी यूपी की है, लेकिन मिस्टर ए ने अपनी बिल्डिंग को किराए पर दिया है इसे, और ये बिल्डिंग दिल्ली में है, बिल्डिंग दिल्ली में है, तो एलओएस क्या है जी, सप्लायर दिल्ली का एलओएस दिल्ली है, और पीएस सेक्शन 12(3) आईजीएसटी का प्लेस सप्लाई में पड़ा था, जहां बिल्डिंग लोकेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, वो पीएस हुआ करता था, पीएस क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अब हम इनवॉइस में सीजीएसटी प्लस दिल्ली जीएसटी चार्ज करेंगे, इनवॉइस में हम सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी आईजीएसटी कौन सा, दिल्ली जीएसटी चार्ज करेंगे। यूपी गवर्नमेंट वाला डिपार्टमेंट जब ये पेमेंट करेगा, दिल्ली जीएसटी का टीडीएस कैसे काट लेगा, ये क्योंकि इसका यूपी में रजिस्ट्रेशन है, ये दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली जीएसटी का टीडीएस कैसे काट लेगा, ये तो दिक्कत है। तो हमने कहा चल तो टीडीएस काट ही मत, नहीं तो इसे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाता, इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिल्ली में, गवर्नमेंट खुद थोड़ा अपना रजिस्ट्रेशन अलग से करवाएगी फिर टीडीएस के लिए, तो उनका इस केस में फिर टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि सीजीएसटी प्लस दिल्ली जीएसटी और यूपी गवर्नमेंट ये यूपी वाला टीडीएस काटेगी ना, दिल्ली जीएसटी वाला टीडीएस कैसे काट लेगी, तो ये पॉसिबल नहीं था। इस केस में इन्होंने बोला कि अगर एलओएसपीएस एक स्टेट है, रिसिपेंट का रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट का है, यूपी का है, तो यहां पर टीडीएस नहीं कटेगा। यही आपका ये थर्ड केस था, ठीक है, यही आपका थर्ड केस था। वापस आते हैं तो हमारे पास ये वाला केस भी हो गया। हाँ जी, जो टीडीएस काटा इन्हें जमा कब कराना होता है, अगले महीने की 10 तारीख तक, और इसी 10 तारीख तक जीएसटी 7 भी जाती है। अच्छा, अब एक और पॉइंट, कब टीडीएस नहीं कटेगा, अब एक पीएसयू दूसरी पीएसयू को अगर सप्लाई करिए तो टीडीएस नहीं कटेगा। और सेक्शन 51 के ये 51(1) था ना, ये ए बी सी डी, ये चारों बंदे नोटिफाइड पर्सन में ये आपके 4 बंदे आते थे, है ना। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा मैं समझाता हूं, ये चारों बंदे आपस में एक दूसरे को सप्लाई करेंगे तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन 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 इसमें से इस डी पॉइंट को हटा दो, नोटिफिकेशन के डी पॉइंट को हटा दो, नोटिफाइड पर्सन भी यहां पर लिखा हुआ था, लेकिन नोटिफाइड पर्सन में ये 4 आते थे ना, कह रहा है इस डी पॉइंट को हटा दो, ये देखो यहां पर यही लिखा है। तो मतलब ये 7, ये 1 2 3 3 और ये 3 6, ये 6 बंदे आपस में एक दूसरे को सप्लाई करेंगे तो ये टीडीएस नहीं कटेगा। ये जो 7वां हटा है ये प्राइवेट बंदा है, बाकी देखो ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बोर्ड बना रखी है, गवर्नमेंट की सोसाइटी है, पीएससी गवर्नमेंट वाली है ये, तो गवर्नमेंट वाले बंदे आपस में एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं तो टीडीएस की बात नहीं है। ये जो लास्ट वाला था ये तो मेटल स्क्रैप परचेज करने वाला रजिस्टर्ड पर्सन था, ये तो प्राइवेट वाला बंदा था ना, तो इसको छोड़कर बाकी सब ये आपस में एक दूसरे को सप्लाई करेंगे तो टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। अच्छा, फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, टीडीएस 10 तारीख तक जमा कराना है, जीएसटी 7 भी आपकी 10 तारीख तक जाएगी। जीएसटी पोर्टल पर जब एक्सेप्ट करेगा डिडक्टी तो उसके कैश लेजर में अमाउंट आ जाएगा, कैश लेजर में अमाउंट आ जाएगा, और कैश लेजर अमाउंट कहां ही हो सकता है, कहीं भी, टैक्स एंड टैक्स पेनल्टी फी कहीं भी हो सकता है। हाँ जी, फिर इसके बाद ये केस हो गया हमारा। नेक्स्ट, टीडीएस अगर आपने डिडक्ट नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा, नहीं पे करते हो तो रिकवरी होगी। टीडीएस डिडक्ट किया, जमा नहीं कराया, इंटरेस्ट तो लगना है, और अगर आप नहीं पे करते तो रिकवरी होगी। अगर आप जीएसटी 7 लेट फाइल करते हैं तो लेट फी है 100 फॉर एवरी डे, मैक्सिमम 5000 तक, मैक्सिमम 5000 तक, इतनी ही एसजीएसटी में भी, लेकिन इसकी जो लेट फी रिड्यूस वाली है वो हम रिटर्न के चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट, अगर आपने टीडीएस ज्यादा जमा करा दिया या गलत एक्सेस जमा करा दिया तो अब आप इसका रिफंड मांगना चाहते हैं, किसको रिफंड मिलेगा, डिडक्टी ने पोर्टल पर जाकर एक्सेप्ट करना होता ना, एक्सेप्ट करके अपने कैश लेजर में ले आया तो उसी को रिफंड मिलेगा। अगर डिडक्टी के कैश लेजर में नहीं आया, अभी तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो डिडक्टी रिफंड लेगा। ओके,
यहाँ टीडीएस की बातें खत्म हुई, लेकिन एक चार्ट और देखेंगे, ये पेज नंबर 11 पर कौन से केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा। अगर एक पीएससी दूसरी पीएससी को सप्लाई करी, अभी हमने ये बात करी थी, टीडीएस नहीं। नेक्स्ट 51 ए बी सी डी, लेकिन इसमें से एक को हटा दो, वो नोटिफिकेशन जो डी पॉइंट था, जो ये कौन सा जो स्क्रैप परचेज करता था रजिस्टर्ड पर्सन, इसको हटा दो। बाकी ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट वाले बंदे थे, ये आपस में दूसरे को सप्लाई करेंगे, टीडीएस नहीं कटेगा। एक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अथॉरिटीज, हाँ जी, इसमें एक अकाउंट डिपार्टमेंट होता है डिफेंस का, उसी को बोल रखा है टीडीएस काटने के लिए। बाकी सभी जो डिपार्टमेंट है उनको हटा रखा है, उनको बोला तुम्हारे को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए माफ है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख एग्जैक्ट है या उससे कम है, टीडीएस नहीं कटेगा। और 2.5 लाख हमें एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखना होता था। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट की 2.5 लाख वाली वैल्यू कौन सी देखनी है? अगर आप एग्जाम प्लस टैक्सेबल दोनों सप्लाई करती हैं तो फिर आपको ये टैक्सेबल सप्लाई देखनी है, टैक्सेबल सप्लाई देखनी है 2.5 लाख वाली। ओके, नेक्स्ट, अगर गुड सर्विस एग्जम्प्ट है, ये आप सप्लाई करें, जीएसटी नहीं तो टीडीएस नहीं, जीएसटी नहीं तो टीडीएस नहीं। ऐसी बात शेड्यूल 3 वाली सप्लाई करी है, जीएसटी नहीं तो टीडीएस नहीं। और यही बात अगर आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करी है, जीएसटी नहीं तो टीडीएस नहीं। अच्छा, रिवर्स चार्ज के केस में आपको ही सारा जीएसटी देना होता है, तो खुद का थोड़ा टीडीएस काटोगे तो टीडीएस नहीं आएगा वहां। एक पॉइंट यह भी आया था कि अगर एलओएसपीएस एक स्टेट होता है और रजिस्ट्रेशन रिसीवेंट का दूसरे स्टेट में है तो टीडीएस नहीं, और सेस अगर पेमेंट है तो टीडीएस नहीं। हाँ जी, आइए अब हम इसके ऊपर में क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कई कराए थे, एक ये आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, मनिहार दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, ओके, ये सिर्फ उन्हीं बंदों को सप्लाई करता है जो सेक्शन 51 में नोटिफाइड है टीडीएस के लिए। मतलब ये टीडीएस वाले बंदों को ही गुड सर्विस की सप्लाई किया करता है और किसी को नहीं, तो टीडीएस की बात आएगी। तो टीडीएस ये सेक्शन 51 वाले बंदे जब इसे पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काटेंगे। अच्छा, एक चीज और, ये इसका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है। अगर इसका रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में होता, जैसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछा, अगर इसका रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में होता तब भी क्या टीडीएस की बात आती? जी हाँ, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है कि कंपोजिशन वाला रजिस्ट्रेशन है। ओके, हाँ जी, फिर इसके बाद हाँ जी, अब हमारे पास इन्होंने क्या दिया, हमारे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी दे रखी है, और ये फिर पेमेंट ड्यू दे रखी है। हमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो ये चेक करना है कि टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर इसके बाद जो टीडीएस कटेगा वो पेमेंट ड्यू पर कटेगा। भाई जितनी जितनी थोड़ी थोड़ी परचेज करें उस पर कटेगा। ये अमाउंट 2.5 लाख से कम हो सकता है, लेकिन टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमें एक्सक्लूडिंग जीएसटी 2.5 लाख से ऊपर देखनी है। अच्छा, इसमें जीएसटी के रेट 9918% दे रखे, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम जीएसटी हटा लेते हैं। तो हमारा 2,60,000 इंटू 100 बाय 118, ये 2 बीस 300, 2.5 लाख से कम आ गया, कोई टीडीएस नहीं। नेक्स्ट 295 इंटू 100 बाय 118, ये एग्जैक्ट 2.5 लाख आ गया, यहाँ पर टीडीएस नहीं। नेक्स्ट 5,90,000 इंटू 100 बाय 118, ये 5 लाख, ये 2.5 लाख से ऊपर है, यहाँ टीडीएस की बात आएगी। 6,49,000 इंटू 100 बाय 118, यहाँ ये 2.5 लाख से ऊपर है, यहाँ टीडीएस की बात आएगी, टीडीएस की बात आएगी। चलो बाकी बाद में करेंगे। हम है दिल्ली के। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, पहले दो पॉइंट में तो 2.5 लाख से कम थी या 2.5 लाख था, तो टीडीएस की बात नहीं थी। अब थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं, हम दिल्ली से मशीन की सप्लाई करें उत्तराखंड में, तो हमारा इंटरस्टेट सप्लाई है जी। जी, हम उत्तराखंड प्लेस सप्लाई होगा, यहाँ गुड्स की मूवमेंट कंप्लीट होगी जी। तो यहाँ पर हम इनवॉइस में क्या चार्ज किया होगा जी? आईजीएसटी। तो यहाँ टीडीएस भी जो कटेगा ये यहाँ पर इस 25,000 पर कटेगा, कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू पर नहीं। अगर सारी परचेज एक साथ कर ली होती, फिर तो सारी पेमेंट एक साथ कर दी होती, फिर तो टीडीएस इकट्ठा कट जाता, जैसे हमने एक और क्वेश्चन किया था। लेकिन हम थोड़ी थोड़ी परचेज कर रहे हैं, पेमेंट ड्यू बता रहा है इस महीने की, अक्टूबर महीने की, तो यहाँ पर टीडीएस की 2% इसी पर जीएसटी वाली इसी पे कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम दिल्ली से दिल्ली, यहाँ सीजीएसटी या जीएसटी की ही बात आ रही है, गुड्स की सप्लाई सिटीजन सेम स्टेट कर रहे हैं, तो हमने सीजीएसटी या जीएसटी लगाया होगा बिल में, तो यहाँ टीडीएस भी जो कटेगा इस 50,000 पर सीजीएसटी 1% कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, अब ये एक मजेदार है, यहाँ ये आंध्र भवन दिल्ली में है, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का है, ये हमारे से सर्विस ले रहा है, तो हम दिल्ली के थे, एलओएस दिल्ली हो गया। सर्विस जो देनी है वो बिल्डिंग दिल्ली में है, तो 12(3) में जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो पीओएस दिल्ली हो गया जी, पीओएस दिल्ली हो गया। लेकिन इस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो कहां पर है? वो आंध्र प्रदेश में है जी। अब एलओएसपीएस दिल्ली है, तो हम इनवॉइस में सीजीएसटी प्लस दिल्ली जीएसटी लगाएंगे। आंध्र प्रदेश वाली गवर्नमेंट इस दिल्ली जीएसटी का टीडीएस कैसे काट लेगी? तो यहां टीडीएस नहीं कटेगा, नहीं टीडीएस नहीं कटेगा। हाँ जी, अगला सवाल है, 9,72,000 का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें एग्जाम 7 लाख का है, तो यहाँ पर जो टैक्सेबल है 272, इसमें से जीएसटी हटाए इंटू 100 बाय 118, ये 2.5 लाख से कम आ रहा है, टीडीएस नहीं कटेगा। लास्ट यहाँ पर एग्जाम सर्विस है, स्ट्रीट लाइट लगानी है, स्ट्रीट लाइट की वैल्यू 25% है टोटल वैल्यू में, तो ये वाली सर्विस एग्जम्प्ट होती है, एग्जामिनेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एग्जम्प्ट है तो फिर जीएसटी नहीं टीडीएस नहीं, जीएसटी नहीं टीडीएस।
ठीक है जी। अच्छा एक और मस्त क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चन तो हमने कई किए, एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। हाँ जी, ये नवंबर 20 का एक सवाल पूछा गया। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये हम रिसिपिएंट है, यूपी के हैं, हमने पीएसयू को कुछ गुड सप्लाई करने के लिए बोला है। भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू, क्या ये दोनों स्पेसिफाइड पर्सन सेक्शन 51 ए बी सी डी वाले बंदे हैं? जी, ये आपस में दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं, टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। अच्छा, ये पीएसयू दिल्ली की है, ये जो है रेसिपिएंट यूपी का है। अगर ये सप्लाई हम होती तो बिल में हमने आईजीएसटी चार्ज किया होगा जी, लेकिन टीडीएस की बात नहीं आई, टीडीएस की बात नहीं आएगी, तो पहले में टीडीएस की बात नहीं आएगी, हमने बात टीडीएस की बात नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन में चेंज करता है, कह रहा अगर ये पीएसयू की जगह प्राइवेट सेक्टर वाली कोई कंपनी होती तो फिर ये इंटरस्टेट सप्लाई है, तो यहां आईजीएसटी वाले टीडीएस की बात आएगी। तो हमने सेकंड में आंसर में लिखा यहां आईजीएसटी 2% टीडीएस वाली बात आएगी। थर्ड क्वेश्चन में फिर चेंज करता है, कह रहा अगर ये गुड्स की सप्लाई की जगह हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देते होते तो तब एलओएस, हम दिल्ली के, पीएसयू दिल्ली के, तो एलओएस ये इसकी जगह हम प्राइवेट एंटिटी हो गए, एलओएस दिल्ली हो गया। बिल्डिंग कहां पर है, कह रहे ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली में करके देना, तो बिल्डिंग दिल्ली में, पीएसबी दिल्ली हो गया। लेकिन रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसके लिए हम काम कर रहे हैं यूपी में है रजिस्टर्ड, तो यहां पर हमने इनवॉइस में सीजीएसटी प्लस दिल्ली जीएसटी लगाया होगा, तो यूपी वाली गवर्नमेंट ये टीडीएस दिल्ली वाला कैसे काट लेगी, तो यहां टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट, डिसबर्सिंग ऑफिसर, इसने टीडीएस काटने के बाद जमा नहीं करा, लेट जमा करा रहा है फेब का 14 मई को, तो इंटरेस्ट लगेगा। और रिटर्न भी लेट जमा हो रही है तो लेट फी भी लगेगी, इंटरेस्ट लेट फी लगेगी, इसके लिए पेनल्टी भी लग सकती है इस पे, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये भी किया था, ये हमारे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, चलो इसमें इंटरेस्ट से सप्लाई थी, आईजीएसटी वाली बात थी, तो टीडीएस भी जो होगा 2% आईजीएसटी वाला होगा, बस पहले इसको एक्सक्लूडिंग जीएसटी कर लो, ये हमने ये अमाउंट निकाल ली। अब चूंकि पेमेंट इकट्ठी एक साथ हो रही है, 2.5 लाख से ऊपर है, इन्हीं पे टीडीएस कट जाएगा 2%। कोई एक ही साथ में ही पेमेंट कर रहे हैं तो 2% टीडीएस कट जाएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस, और अब हम बताने जा रहे हैं आपको टीसीएस की बातें, तो आप अपने एग्जामिनेशन बुक में पेज नंबर 12.10 पे आ जाइए। बल्कि इससे पहले मैं एक बार चैप्टर 4 से आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूं, ई कॉमर्स के बारे में हमने वहां पढ़ा हुआ है क्या, जरा सुनिएगा। हमने ई कॉमर्स के बारे में क्या पढ़ा है, ई कॉमर्स क्या होता है जी, गुड सर्विस की इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सप्लाई, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है जी, ये इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सप्लाई हो रही है, जो भी उस वेबसाइट को या उस इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म को ऑन ऑपरेट मैनेज करता है, वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे अमेजोन के थ्रू सप्लायर में अपना माल बेच रहे हैं, तो उस अमेजोन उस वेबसाइट या पोर्टल को ऑन ऑपरेट मैनेज करा, तो अमेजोन क्या हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर। हाँ जी, अमेजोन अपनी वेबसाइट पे खुद का सामान बेचता है, तो उस वेबसाइट को ऑन ऑपरेट मैनेज कर रहा है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। मैंने अपना एग्जांपल लिया था, मनोज बत्रा, मैं अपनी वेबसाइट से अपनी पेन ड्राइव बेच रहा हूं, इस वेबसाइट को ऑन ऑपरेट मैनेज कौन कर रहा है, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं, ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं। ओके जी, नेक्स्ट, फिर हमने ये वाला चार्ट किया था, एक बार इसे मैं आपको स्लाइड से दिखाता हूं और फिर यहां पर आप देखेंगे क्या। हाँ जी, हमने ये ऐसी बात करी थी। हाँ जी, मिस्टर ए है, ये अमेजोन के थ्रू गुड्स बेचता है मिस्पी दिल्ली को। मिस्पी दिल्ली अमेजोन की वेबसाइट पर आती है, इसे एक फोन पसंद आया जो कि मिस्टर ए बेचता है। मिस्टर ए यहाँ पर लिस्ट है, इसके फोन भी दिख रहे हैं, इसको इसने मिस्टर ए अमेजोन को मिस्पी ने पैसे दे दिए। अमेजोन ने अब इसको बोला तेरा फोन का ऑर्डर आया, भेज उसके पास में। अब पहला सवाल, क्या मिस्टर ए को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? हमने बात करी थी, ये इंट्रास्टेट सप्लाई करा, मिस्टर ए मिस्पी, ये दोनों दिल्ली के इंट्रास्टेट सप्लाई करा है, इसे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है जब तक इसकी टर्नओवर 10 से 40 लाख से कम है, जो भी इसके लिए एप्लीकेबल होती है। जैसे ही 10 से 40 लाख से क्रॉस करेगी, इसे रजिस्ट्रेशन कराना है। अब अगर इसका रजिस्ट्रेशन है तो इनवॉइस में ये क्या करेगा, सीजीएसटी या जीएसटी चार्ज कर लेगा। अब अमेजोन का ये टीसीएस में रजिस्ट्रेशन होगा, ये जब इसे पेमेंट करेगा मिस्टर ए को, ये 0.25 सीजीएसटी में टीसीएस, 0.25 एसजीएसटी में टीसीएस, ये रेट चेंज हो गए, ठीक है। 0.25 पहले 0.5 हुआ करता, 0.25 सीजीएसटी में, 0.25 एसजीएसटी में, 10,000 पर टीसीएस कलेक्ट कर लेगा। अच्छा जी, अगली ये आप देखें, ये यूपी की दिख रही है आपको। अब जो ऑर्डर आया है, ये इंटरस्टेट ऑर्डर है, ये इंटरस्टेट सप्लाई वाला ऑर्डर आया है। क्या अब रजिस्ट्रेशन जरूरी है जी, मिस्टर ए का अब रजिस्ट्रेशन जरूरी है, अब ये लिमिट नहीं देखनी, अब इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो इसने इनवॉइस में आईजीएसटी चार्ज किया होगा, और इस अमेजोन ने टीसीएस आईजीएसटी वाला ये 0.5% कलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है, ठीक है यहां तक जी।
तो हमने ये बता दिया गुड्स के लिए। सर्विस के लिए थोड़ा सा फर्क है, बाकी सेम सेम है। फर्क क्या है, सर्विस के केस में इंट्रा हो या इंटर हो, ये 10-20 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, इससे जब तक कम है रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। 10-20 लाख से क्रॉस करेगी, इंटर प्लस इंट्रा कोई भी सर्विस देते हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस इंटर प्लस इंट्रा दोनों मिलाकर 10-20 लाख से ज्यादा देते हो तो ही रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। फिर आप गुड्स जैसे हो गए। अब अगर मिस्टर सर्विस की सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है, इंट्रा कर रहा है, तो इनवॉइस में सीजीएसटी जैसे चार्ज करेगा और ई कॉमर्स ऑपरेटर सीजीएसटी जैसे वाला टीसीएस कलेक्ट करेगा 0.25। और अगर ये इंटर सप्लाई कर रहा है तो आईजीएसटी सप्लाई, ये सप्लायर जो है सर्विस का सप्लाई इनवॉइस में चार्ज करेगा और अमेजन आईजीएसटी वाला टीसीएस 0.5% कलेक्ट करेगा। यहां तक ठीक है जी। यही बात आपको वहां पर लिख कर दी है। देखिए चैप्टर नंबर 4 में हमने यही पढ़ा था, गुड्स की सप्लाई आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हो, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई है इंट्रा वाली, गुड्स के लिए इंट्रा वाली, तो आप सप्लायर को रजिस्ट्रेशन कराना, सप्लायर जीएसटी पे करेगा, इको रजिस्ट्रेशन करेगा टीसीएस का और टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब सर्विस के केस में हमने दो अलग पार्ट किए, चार सर्विस के केस में अलग बात है, बाकी सर्विस के केस में अलग बात है। बाकी सर्विस के केस में इंटर प्लस इंट्रा मिलाकर अगर आप इको के थ्रू कर रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं, 10-20 लाख से क्रॉस होगी तो ही रजिस्ट्रेशन कराना है, तो सप्लायर रजिस्ट्रेशन करेगा, सप्लायर जीएसटी पे करेगा और इको टीसीएस कलेक्ट करेगा, फिर तो आप गुड्स जैसे हो गए। लेकिन चार सर्विस जो 95 सीजीएसटी में या 55 आईजीएसटी में नोटिफाइड है, इन चार सर्विस के लिए इको ही जीएसटी पे करेगा, वही रजिस्ट्रेशन कराएगा। यहां सप्लायर को जीएसटी देने की जरूरत नहीं, सप्लायर को जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। यही था। ये चार सर्विस कौन सी थी, ये पेज नंबर 4.4 पे आपने पढ़ी थी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाली, रेस्टोरेंट वाली, ये एकोमोडेशन वाली, हाउसकीपिंग वाली। एक बार मैं इनको याद दिला देता हूं आपको, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार स्लाइड से दिखा देता हूं इनको क्या। हाँ जी, यहां देखिए, पहला हम बात कर रहे हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस। अगर आपने ओला उबर के थ्रू दी है, ओमनीबस को छोड़ दो, ये ओला उबर क्या है, इको, तो ओला उबर जीएसटी देगा। अच्छा, ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस सप्लायर है, चाहे ये रजिस्टर्ड भी हो, चाहे इसकी टर्नओवर 10-20 लाख से ज्यादा भी हो, तब भी यहां पर ओला उबर ही जीएसटी दे पकड़ता रहेगा। ठीक है ना, यहां तक ये बात होगी। नेक्स्ट, ओमनीबस की बात कर रहे हैं। ओमनीबस की सर्विस कंपनी को छोड़कर, किसको, कंपनी को छोड़कर, एक्सेप्ट कंपनी, कंपनी को छोड़कर बाकी लोग अगर ओला उबर इको के थ्रू दे रहे हैं, या ओला उबर ही जीएसटी देता रहेगा। भले ही टर्नओवर, ये अदर पर्सन है कंपनी को छोड़कर, इनके टर्नओवर 10-20 लाख से ज्यादा, ये रजिस्टर है, तब भी यहां पर ओला उबर इको ही जीएसटी देता रहेगा। लेकिन अगर ये आप कंपनी, ये ओमनीबस की सर्विस इको के थ्रू दे रही है, तो कंपनी खुद जीएसटी देगी यहां पर, तब ये 95 में नोटिफाइड नहीं है, ये 95 में नोटिफाइड नहीं है। 95 में जब नोटिफाइड है तब इको जीएसटी देता है, 95 में नोटिफाइड नहीं है तो हमें खुद जीएसटी देना है। अब सुनो जरा, जब 95 में नोटिफाइड नहीं है, हमें खुद जीएसटी देना है, तो यहां पर टीसीएस की बात भी आएगी, फिर हम अदर सर्विस की तरह हो गए या गुड्स की तरह हो गए। अगर 95 में नोटिफाइड नहीं है, जैसे ओमनीबस वाला, यहां पर फिर जीएसटी की बात आएगी, हमें कंपनी को खुद जीएसटी देना है, या इको जीएसटी नहीं देगा, कंपनी को खुद जीएसटी देना है, और यहां पर टीसीएस की बात आएगी। मैंने क्वेश्चन भी कराया था आपको, अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। और फिर हमने रेस्टोरेंट वाली बात करी, स्विगी जोमेटो के थ्रू सर्विस देना है तो स्विगी जोमेटो जीएसटी देगी। ये भी सेम ऐसे ही था कि ये चाहे रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड भी है, तब भी स्विगी जोमेटो देती रहेगी। एक पॉइंट हमने किया था, अगर रेस्टोरेंट बड़ा है, जहां पर वहां पे रूम का किराया 7,500 पर डे, पर रूम का किराया इससे ज्यादा चार्ज किया जाता है, फिर ये रेस्टोरेंट की सर्विस, रूम बुकिंग की नहीं, रेस्टोरेंट की सर्विस स्विगी जोमेटो के थ्रू दे रहा है, तो हमें खुद देना। और जब खुद देना है तो फिर 95 में नोटिफाइड नहीं है, फिर यहाँ टीसीएस की बात आती है। फिर अगले दो पॉइंट किए थे हमने, ये रूम बुकिंग की सर्विस, अगर ये ट्रिवेगो के थ्रू हम ये होटल वाला ट्रिवेगो के थ्रू बुक कर रहा है, तो यहाँ पर ये इसके थ्रू सर्विस दे रहा है, तो यहाँ ट्रिवेगो ही जीएसटी पे करेगा। लेकिन अगर ये होटल बड़ा हो गया, इसके टर्नओवर 10-20 लाख से ज्यादा हो गई, तब ये 95 में नोटिफाइड नहीं है, तब इसे खुद जीएसटी पे करना पड़ेगा। तब ये 95 में नोटिफाइड नहीं है, और 95 में नोटिफाइड नहीं है तो टीसीएस की बात भी आएगी। जब हमें खुद जीएसटी देना, फिर हम अदर सर्विस की तरह हो गए, फिर टीसीएस की बात भी आएगी। सेम यहां पर एक ये आपका प्लम्बर कारपेंटर का था कि यहां पर अगर आप अर्बन क्लैप के थ्रू हाउसकीपिंग की सर्विस दे रहे हैं, तो यहां पर अर्बन क्लैप इको को जीएसटी देना होता है। लेकिन ये बड़े हो गए तो फिर ये 95 में नोटिफाइड नहीं है, हमें जीएसटी देना, और हमने जीएसटी देना तो फिर टीसीएस की बात आएगी। तो ये वाला पॉइंट आएगा, जब रजिस्टर्ड होटल है, हमें खुद ये यहां पर हमें खुद जीएसटी देना है। अगर हम रजिस्टर्ड है,
हमें खुद जीएसटी देना, तो यहाँ पर टीसीएस की बात आएगी, टीसीएस की बात आएगी, ठीक है। अच्छा, उस क्वेश्चन में क्या है जरा सुनिएगा। एक ओमनी बस वाला पॉइंट है, एक ये होटल वाला है। ये होटल वाला पॉइंट अभी आएगा, वहां पर ध्यान रखना। होटल रजिस्टर्ड है तो हमें खुद जीएसटी देना है, तो यहाँ टीसीएस की बात आएगी, टीसीएस की बात आएगी। अच्छा, एक और पॉइंट, अब आप एक बार आएंगे आपके नोट्स में चैप्टर नंबर 12 में, चैप्टर नंबर 12 में, हाँ जी, यहां देखेंगे। यहां पहले ई कॉमर्स और ई कॉमर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन दी है, फिर यहां पर आ जाएगी। ई कॉमर्स ऑपरेटर नेट वैल्यू पर जीएसटी देगा। कब जीएसटी देगा? जब अदर सप्लायर इसके थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। नेट वैल्यू का क्या मतलब है? नेट वैल्यू का मतलब है जो आपने सप्लाई करी है, इसमें से 95 वाली सप्लाई अगर आपके थ्रू की गई है वो हटा दो। इको के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, भाई टीसीएस काटने की बात है ना, तो जितनी आपके थ्रू सप्लाई की गई अदर सप्लायर के द्वारा वो वैल्यू लिखो गुड सर्विस की, इसमें से 95 वाली 4 सर्विसेज हटा दो, और अगर कोई सेल रिटर्न आई है तो हटा दो। ध्यान रहे, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो जीएसटी नहीं जाएगा। मान लीजिए आपके थ्रू एक बंदे ने माल बेचा 1 लाख का, उसका कोई पुरानी सेल रिटर्न आ गया 1.5 लाख की, तो ये नेगेटिव में वैल्यू आ गई, नेट वैल्यू, तो टीसीएस नहीं कटेगा। हमने क्वेश्चन भी किया था, तो नेट वैल्यू पे टीसीएस काटने की बात है। नेक्स्ट, अगर आपके थ्रू सप्लायर ने सप्लाई करी है तो टीसीएस की बात है। अगर आप खुद अपनी वेबसाइट से बेच रहे हो तो टीसीएस की बात नहीं है, अपना थोड़ा टीसीएस काटोगे। नेक्स्ट, अगर वो जो इको है वो एजेंट है आपका, जैसे शेड्यूल 1 में बात करी थी, हम उसको गुड्स बेचते हैं, उसकी वेबसाइट भी है, फिर टीसीएस की बात नहीं है अगर वो हमारा एजेंट है तो। नेक्स्ट, अगर इको कंसीडरेशन कलेक्ट करे तो ही टीसीएस की बात आएगी। जैसे हम यहां पर बात कर रहे थे अमेजोन के थ्रू, हम बात क्या कर रहे थे, अमेजोन के थ्रू आप बेच रहे हैं, अगर अमेजोन कलेक्ट करे पेमेंट तो ही टीसीएस की बात है। कई बार क्या होता है, सप्लायर खुद कैश, वो सप्लायर जब माल भेजना था वो कैश ऑन डिलीवरी ले लेता है। अगर सप्लायर ने कैश ऑन डिलीवरी ले लिया है, फिर अमेजोन ने पेमेंट नहीं कलेक्ट करी, फिर टीसीएस की बात नहीं आएगी। टीसीएस की बात तभी है जब इको ने पेमेंट कलेक्ट करी। तो हमने नीचे नोट लिखा, सप्लायर ने मनी कलेक्ट करी, कोई टीसीएस की बात नहीं आएगी। टीसीएस के रेट 0.25, सीजीएसटी 0.25, एचजीएसटी अगर इंटर से सप्लाई तो 0.5% आईजीएसटी। यहां कोई 2.5 लाख वाली बात नहीं है, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है जैसे वहां टीडीएस में था, ठीक है। और यहां पर भी आपको टीसीएस अगले महीने की 10 तारीख तक जमा कराना होता है। इसके बाद आपको जीएसटी 8 सबमिट करनी होती है। अब जिसका टीसीएस कटा है वो भी अपने पोर्टल पर एक्सेप्ट करेगा, और जब हम जीएसटी 8 सबमिट कर देंगे उसके कैश लेजर में आ जाएगा जी। अगला नोट बाद में। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर टीसीएस कब नहीं कटेगा? जब हम अपनी वेबसाइट से खुद बेच रहे हैं। नंबर 2, जब हम कंसीडरेशन इको कलेक्ट नहीं करता है, कैश ऑन डिलीवरी है, तो टीसीएस नहीं। इको कैश कलेक्ट करे तो ही, इको पेमेंट कलेक्ट करे तो ही टीसीएस की बात आएगी। अगर एग्जाम सप्लाई है, जीएसटी नहीं, टीसीएस नहीं। 95 वाली 4 सर्विसेज के लिए हमें खुद जीएसटी देना होता है, टीसीएस नहीं। रिवर्स चार्ज में सारा जीएसटी हमें ही देना है, तो टीसीएस, या इंपोर्ट ऑफ गुड्स में सर्विसेज में रिवर्स चार्ज हमें ही देना जीएसटी। जब जीएसटी सारा हमें खुद ही देना, तो टीसीएस खुद का थोड़ा काटेंगे। नेक्स्ट, अनरजिस्टर्ड सप्लायर, जीएसटी नहीं, टीसीएस नहीं। कंपटीशन डीलर अगर इंटर से सप्लाई इको के थ्रू कर ही नहीं सकता, जब कर ही नहीं सकते तो टीसीएस की बात ही नहीं आएगी। अच्छा, ये एक चार्ट बाद में, एक ये जरा देखिए, ये सर्कुलर, हाँ जी, मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल लेते हैं, आपने एक वेबसाइट के थ्रू, इको के थ्रू होटल बुक किया, होटल का रूम बुक किया, इसका होटल से लिंक नहीं है, इस वेबसाइट का किसी दूसरी वेबसाइट से लिंक है, इसने उसको थमा दिया। अब इस वेबसाइट के इस होटल से लिंक है, अब ये होटल को ये इंटीमेट करता है आपका रूम बुक हो गया, ये होटल रजिस्टर्ड है। ध्यान दीजिए, अगर होटल अनरजिस्टर्ड होता तो 95 में जाता और ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी देता। होटल रजिस्टर्ड है तो फिर ये 95 में नहीं है, यहां टीसीएस की बात आएगी। सवाल ये है कि टीसीएस कौन सा ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेगा? भाई सप्लायर को पेमेंट कौन कर रहा है? जो सप्लायर को पेमेंट करेगा वही टीसीएस काटेगा। तो यहां ये क्लियर कर रखा है, जो सप्लायर को पेमेंट करेगा वही सेक्शन 52 की कॉम्प्लायंसेस करेगा। ये जो बायर साइड इको है ये सेक्शन 52 की कॉम्प्लायंसेस नहीं करेगा। बायर साइड इको तो क्या करता है, जो पैसे बायर से लिए उसमें से कमीशन काटकर सप्लायर को दे देता है, ये यहां पर लिख रखा है। सेलर साइड इको क्या करेगा, ये कमीशन काटेगा और टीसीएस काटेगा, बाकी फिर सप्लायर को देगा। तो जो सप्लायर को पेमेंट करा वो टीसीएस काटेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर बायर ने, आपने यहां से बुक किया होटल इस वेबसाइट से, अब सप्लायर को थमाया, सप्लायर की खुद की भी वेबसाइट है तो वो खुद इको भी हो गया, कह रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद इको हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये देखना सप्लायर को पेमेंट कौन कर रहा है। सप्लायर को पेमेंट ये बायर साइड इको कर रहा है, तो यहां पर ये बायर साइड इको टीसीएस कलेक्ट करेगा। आइए इसे समझने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, वो देखते हैं। हाँ जी, जैसे ये पहला क्वेश्चन था, इसमें मनमोहक अपैरल ये गुड्स बेच रहा था ये 3,45,000 के, इस
ई कॉमर्स पिंग पोंग के थ्रू, इसमें से सेल रिटर्न आ गई थी 67,700 की, तो ये माइनस किया, बाकी बचा 277,300, इसमें जीएसटी इंक्लूड है, ये हाँ 18% तो हमने हटा दिया, ये बचा 2,35,000। यहाँ 2.5 लाख वाला कुछ नहीं देखना, 1 रुपए की भी सप्लाई इको के थ्रू की है तो टीसीएस आएगा, तो 235 पर 0.5% आपके 1175 आ जाएगा। अच्छा जी, अगला इकोस है ये आरओएल, इसके थ्रू कई लोग गुड सर्विसेज बेचते हैं। पहला केस, ए लिमिटेड ने सामान बेचा 147,500 का, कौन से महीने में? ये सेल ऑफ गुड्स हुआ है, सेल ऑफ गुड्स अक्टूबर में हुआ है, ये अक्टूबर में हुआ है, लेकिन कोई सितंबर महीने में भी ए लिमिटेड ने सेल कर दी, वो सेल रिटर्न आ गई है 145 इंक्लूडिंग 147,500 इंक्लूडिंग जीएसटी। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको एक्सक्लूडिंग जीएसटी कर लेते हैं। ये कितना आ गया, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ये आ गया हमारा 1,25,000, इसमें से सेल रिटर्न हमने माइनस करी, ये तो नील आ रही है नेट वैल्यू, तो इस बार टीडीएस नहीं कटेगा। तो अब अगर आपके थ्रू जो सेल कर रहा है उसकी कोई सेल रिटर्न आई है, वो लेस करने के बाद में अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो टीडीएस नहीं कटेगा। हाँ जी, ये सेकंड पॉइंट बाद में, पहले थर्ड पॉइंट देखेंगे। ये बायर एक जा रहा है, इसने ई कॉमर्स ऑपरेटर एमआरएल है 1, इसके थ्रू ये होटल का रूम बुक किया है राजनिवास का, ये होटल रजिस्टर्ड है, होटल रजिस्टर्ड है तो 95 में नहीं आया, 95 में नहीं आया तो ये होटल जीएसटी पे करेगा, टीसीएस की बात आएगी। इस एमआरएल का लिंक दूसरी वेबसाइट से आरओएल, ये हमारे क्वेश्चन में है, ये आरओएल, ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इसके साथ इसका लिंक है, इस सेकंड इको का कांटेक्ट इस होटल से। अब सवाल यह है कि यहां पर टीसीएस कौन काटेगा? ये सेकंड जो सप्लायर को पेमेंट कर रहा है, ये टीसीएस काटेगा। और इसमें कह रहा है कि बिल 1.5 लाख का बना है और 1,45,000 इसको होटल वाले को मिल गया अपनी कमीशन टीसीएस कटने के बाद। हमें इससे मतलब नहीं, हमें बिल की वैल्यू से मतलब है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो इस 1.5 लाख पर ये 0.5%, 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एचजीएसटी हमने टीसीएस निकाल दिया। ठीक है, ओके। फिर एक ये पॉइंट था, यहां पर मैं एक बार फिर आपको याद दिलाऊं जरा, कौन सा रेस्टोरेंट वाला, नहीं रेस्टोरेंट नहीं, ये वाला, ये हाँ जी, जरा देखिए, कंपनी इस ओमनीबस की सर्विस इको के थ्रू दे रही है तो कंपनी को जीएसटी देना है जी। यहां पर टीसीएस कलेक्ट करने की बात आएगी, हाँ। फिर ये 95 में नोटिफाइड नहीं है, लेकिन अदर व्हीकल के थ्रू भी कंपनी सर्विस देती है इको के थ्रू, तो वहां इको खुद जीएसटी पे करेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है 5.5 लाख की टोटल सर्विस है, 5.5 लाख में से 4 लाख की सर्विस अदर व्हीकल के थ्रू दी गई है इको को, तो यहां पर इको जीएसटी देगा, टीसीएस की बात नहीं आएगी। लेकिन 1.5 लाख की सर्विस ओमनीबस के थ्रू दी गई है तो उस पर हमें खुद जीएसटी देना है, तो इस 1.5 लाख पर टीसीएस की बात आएगी। तो देखेंगे यहां पर ये वाला पॉइंट है कि यहां पर हमने टोटल 5.5 लाख की सर्विस दी है, जिसमें 1.5 लाख की सर्विस ओमनीबस की, तो हम कंपनी है, तो कंपनी ने इस इको आरओएल के थ्रू सर्विस दी है, तो 4 लाख की सर्विस अदर मोटर व्हीकल के थ्रू है, तो इसमें इको आरओएल खुद जीएसटी देगा। तो हमने यहां आंसर लिखा था 4 लाख की सर्विस आरओएल को टीसीएस नहीं कलेक्ट करना, इस पे खुद जीएसटी देना 95 में। लेकिन बाकी 1.5 लाख का जो कि ओमनीबस वाला है, इस पे टीसीएस की बात आएगी 0.2525। चलिए अब आते हैं वापस आते हैं। हाँ जी, बस सब खत्म हो गया, रिवीजन खत्म होने वाला है जी। अब एक बार पेज नंबर 12.12 पे आएंगे। यहाँ ऊपर में तो यही वही दे रखा है कि हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सप्लाई करते हैं तो टीसीएस की बात आती है, इंट्रा पर 0.25 सीजीएसटी, 0.25 एचजीएसटी, इंटर पर आईजीएसटी वाला टीसीएस, और टीसीएस तभी कलेक्ट होगा अगर इको कंसेशन कलेक्ट कर रहा है और इको एजेंट नहीं होना चाहिए। इको की वेबसाइट, हमने कई क्वेश्चन और भी किए थे, हमारी खुद की वेबसाइट हम बेच रहे थे, उस पर टीसीएस की बात नहीं आती, ठीक है, वो नहीं करा रहा मैं आपको। अब नेट वैल्यू का मीनिंग भी हमने कर लिया था। अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, क्या टीसीएस अवेलेबिलिटी दस्तावेज जमा कराना है, इसके बाद जीएसटी 8 जमा करानी होती है। इसमें हम अपनी सेल दिखाते हैं, सेल रिटर्न अगर कोई आई है उस बंदे की। जीएसटी 8 में इको क्या दिखाता है, मिस्टर ए ने मेरे थ्रू सामान बेचा था, इतने की सेल थी, इतनी उसकी सेल रिटर्न आई थी, ये हमने टीसीएस कलेक्ट किया था। इसके अलावा एक ईयरली उसे 9B भी फाइल करनी होती है, ये तो मंथली हो गई। जीएसटी रेट एक ईयरली 9B भी फाइल करनी होती है 31 दिसंबर तक, जिसमें हम साल की सेल रिटर्न और कितना टीसीएस कलेक्ट किया वो दिखाते हैं। अच्छा, जो हमने टीसीएस जमा करा दिया, जीएसटी जमा करा दी, अब जो सप्लायर है उसके कैश लेजर में आ जाएगा, उसके कैश लेजर में आ जाएगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अच्छा, अगर इस जीएसटीआर 8 में कोई गलतियां रह गई हैं, जो गलतियां आपने खुद ढूंढी है, ऑडिट स्क्रूटनी इंस्पेक्शन में नहीं ढूंढी गई,
और आपने खुद ढूंढिए तो आप इनको ठीक कर सकते हैं अगले साल की 30 नवंबर तक, या ये जो एनुअल स्टेटमेंट जो 31 दिसंबर तक फाइल करती है, इन दोनों में जो अर्लियर डेट है वो। अच्छा, अब आपने जीएसटीआर 8 में सेल बताई 10 लाख, ए ने मेरे थ्रू सेल करी है 10 लाख की, ए अपनी सेल जीएसटीआर 1 में बताता है मैंने तो 8 लाख 9 लाख की सेल करी है, तो ये मिसमैच होगा। 1 या 1 ए दोनों मिलाकर उसने 9 लाख बताई है, ये मिसमैच होगा, ये मैच नहीं हो रहा है, तो दोनों को कम्युनिकेट किया जाएगा। तो अब ए को अपनी सेल को ठीक करना है, अपना टैक्स देना है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो डिफरेंस है, जैसे 10 लाख पर जीएसटी 1 लाख 20,000 बनता था, 9 लाख पर 1 लाख 8,000, दोनों में डिफरेंस है 12,000 का, ये 12,000 मिस्टर ए की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा और विद इंटरेस्ट फिर इसे पे करना पड़ेगा। एक पॉइंट और, हाँ जी, मिस्टर ए दिल्ली का है, प्रिंसिपल प्लेसेस का दिल्ली का है, अमेजोन के वेयरहाउस में अपना सामान रखता है, क्या ये रख सकता है? हाँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराते समय इसे अपना एडिशनल प्लेस दिखाना पड़ेगा, ये आप रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़े। अब अगर डिप्टी कमिश्नर इसको नोटिस भेजता है अमेजोन को, ये बता ए ने तेरे थ्रू कितनी सेल करी है, नंबर 2 तेरे स्टॉक में उसका तेरे वेयरहाउस में उसका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, तो इसे 15 दिन में बताना पड़ेगा। अगर ये नहीं बताता 25,000 तक की पेनल्टी, और इसके अलावा सेक्शन 122 में पेनल्टी लग सकती है। भाई यहां हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक पॉइंट लास्ट ये वाला कि जीएसटीआर 8 आप अगले महीने की 10 तारीख तक फाइल करते हैं, अगर ये नहीं फाइल करी, लेट हो गए, तो आप कब तक फाइल कर सकते हैं? 3 साल तक। अब भी नहीं फाइल कर रहे तो फिर नहीं फाइल कर पाओगे। यहां हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। थैंक यू।